में बहुत ही मान सम्मान के साथ में इनवाइट करना चाहेंगे कंपनी के कोहिनूर रेस्पेक्टेड सम्मानीय देवेश शुक्ला सर जी। ओवर टू गुरुदेव, आप हमारे बीच जरूर आइए। थैंक यू वेरी मच हमारे सुनील सर। साथियों, कहते हैं क्यों भरोसा करते हो गैरों पे जब चलना है अपने ही पैरों पे। और आज प्रूव करके दिखाया सम्मानित सीताराम सर, जो कि बरेली के पहले डायनेमिक डायमंड लीडर हैं। खुद की मेहनत, खुद की एफर्ट, लगातार टीम के साथ सतत प्लानिंग करते रहे। लाख दलदल हो सही, क्या नाम है, पांव जमाए रखना। लाख दलदल हो सही, पांव जमाए रखना। कितनी मुसीबतें, कितनी रुकावटें, कितनी चैलेंजेस आया, दोस्तों सर ने अपने पाँव को एक बार जमाया था आज से कुछ समय पहले। और आज दोस्तों डायमंड बन के पूरे बरेली में नहीं, बल्कि पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सर का नाम रोशन हो रहा है। नाम से पहले डायमंड। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क बिजनेस के अंदर हम सबका सपना होता है कि डायमंड बने, उससे नाम हो, उससे पहले डायमंड लिखा जाए, नाम से पहले डायमंड बुलाया जाए। पर दोस्तों डायमंड तो एक ऐसी रत्न है जो जहां भी रहे सिर्फ चमकेगा ही चमकेगा। आज सर डायमंड बन के पूरे भारत के अंदर चमक रहे हैं। दोस्तों, अब अगली बारी आप सबकी। मिशन डायमंड साल सन 2024 फरवरी के अंदर लगातार बैक टू बैक डायमंड हो चुका है। और आप सब अपनी अपनी प्लानिंग बनाइए दोस्तों। आने वाले दिन के आप सब डायमंड है, आने वाले दिन के आप सब कोहिनूर है। लेकिन अपने आप को प्रूव करना होगा। जो कोहिनूर बनने के लिए जो दर्द है, जो मुश्किलें हैं, जो रुकावटें हैं, जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस सामने आना है, उनके सामना तो करना पड़ेगा सर। डायमंड बनने के लिए जो रुकावटें आनी है, डायमंड बनने की जो चुनौतियां आनी है, डायमंड बनने के लिए जो चैलेंजेस आना है, अगर हम ये चाहते हैं कि डायमंड हम बने और चैलेंज कोई और झेल ले, तो दोस्तों फिर डायमंड आप नहीं, डायमंड भी कोई और बनेगा। क्योंकि दर्द तो झेलना पड़ेगा साहब, रुकावटें, चैलेंजेस तो उसका सामना करना पड़ेगा, तभी युद्ध मैदान में जीता जा सकता है दोस्त। इसलिए आज हम सबके सामने सामान्य सीताराम सर ने प्रूव कर दिया है कि ठान लो तो जीत है, और मान लो तो हार है। दोस्तों अभी हम लोग सम्मानित सर को सुनेंगे, नए नए वाले डायमंड सर के बारे में जानेंगे। दूसरे से आप मिल सकते हैं, आपकी अपनी टीम डेवलप होगी, आपकी टीम में मोटिवेशन आएगा, लोग भी अपनी कमिटमेंट और प्लानिंग करेंगे कि सम्मानित सर ने कुछ समय पहले प्लानिंग किया, आज प्रूफ किया। और आपकी सन 2024 की प्लानिंग क्या है सर, इस तरीके से आप मीटिंग रख के अपनी प्लानिंग रख सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं टीम के साथ कि सन 2024 में सन डायमंड में शामिल होना है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों नए साल के भी पहला महीना जनवरी निकल गया, फरवरी दूसरा महीना निकल गया, आने वाले और 10 महीने भी निकल जाएंगे दोस्त। कहीं ऐसा ना हो कि साल सन 2024 भी ऐसे ही निकल जाए और हम सिर्फ हाथ मलते रह जाए। इसलिए दोस्त प्लानिंग तो करनी चाहिए, और प्लानिंग करनी पड़ेगी। बड़े रैंक के लिए बड़ी प्लानिंग चाहिए, मेहनत चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, टाइम टू टाइम। अभी हाल ही के डेट में संडे मीटिंग में हम सबको 10 वीक स्ट्रेटजी बताया गया, 70 दिन का एक फार्मूला बताया गया दोस्तों। उस फार्मूले पे मुझे लगता है कि अपने टीम से बहुत सारे लीडर्स ने काम करना शुरुआत कर दिया है, और उनको आने वाले दिन में रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन रिजल्ट उनको आएगा जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है रिजल्ट उनको आ जाएगा जो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, जो रजाई में अभी सोए हैं, अभी उठ नहीं पाए? सोचिए दोस्त, अपने टीम को एक लीडर को फोन तक नहीं किए, क्या लगता है उनको रिजल्ट आएगा? ऊपर वाला उनकी सुनेगा? इसलिए दोस्त, इसीलिए कहा जाता है कि हम सबको मेहनत करनी चाहिए, अपनी टीम के साथ प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। आज सम्मानित सीताराम सर ने प्रूव कर दिया दोस्त। आज भी मुझे वह दिन याद है जब सीताराम सर ने बिजनेस शुरुआत किया। सर ने कंपनी के यूएसपी प्लान के बारे में जाना, और सर को मैंने एक लाइन बोला था कि सर, यह इंडस्ट्री में काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट सेक्टर में दिन रात मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, और वो बेचारे मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा नहीं बना पाते। दूसरा, कई कंपनी में आप देखिए सर, बड़े बड़े रैंक होने के बाद अगर नेटवर्क कोलैप्स हो जाए तो उस लीडर की इनकम क्या रहेगी? तो सम्मानित सर का जवाब था, सर जीरो। डायमंड रैंक पे अगर जीरो इनकम है तो आदमी कितने दिन सरवाइव कर लेगा सर? 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना?
और फिर वही बड़ी कंपनी का वही बड़ा ब्रांड लीडर, डायमंड लीडर, जब कंपनी को छोड़ता है तो उसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। फिर मैंने सीताराम सर से सवाल पूछा, बताइए सर, आपको लगता है यूटैग में डायमंड बनने के बाद इस कंपनी में कैरियर आप देख रहे हैं? सर का जवाब आया, यस। और जवाब क्यों ना भाई आता, यस, क्योंकि आज सर ने डायमंड रैंक को अचीव कर लिया है। आजीवन जिंदगी भर ता उम्र कंपनी के टर्नओवर के 2% रॉयल्टी इनकम डेली बेस पे रात 12:05 पे आ जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, 3% रीपर्चेज के ऊपर भी मंथली मोड का रॉयल्टी इनकम भी आने वाला। यही तो इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ इस सिस्टम में रॉयल्टी अकोमुलेटेड है। अब सर की रॉयल्टी इनकम इनकम की अगर आप बात करेंगे और रिवार्ड इनकम की बात करेंगे तो लगभग 3.5 लाख रुपया प्रति महीना आना ही आना है। 3-3.5 लाख रुपया प्रति महीना रॉयल्टी और रिवार्ड मिला के हो जाएगा 6,000 प्रतिदिन के हिसाब से। अगर आप 30 दिन का गुणा करें, 6 × 3 1,80,000। और दोस्तों रिवार्ड इनकम 1 ही लाख अगर आप माने तो 2,80,000 हो गया सीधा सीधा। और अगर 40-50 हजार टीम से रेफरल भी आ रहा है तो फिर माय डियर फ्रेंड 3, 3.25, 3.5 लाख प्रति महीना की इनकम आने वाली है। ये है डायमंड, असली डायमंड यूटेक का दोस्तों। हमने बहुत सारी कंपनियों में देखा है डायमंड की अगर 2-2, 3-3, 4-4 लेग होती, अगर बेचारे की लेग मेंटेन नहीं हो पाया या कैपिंग पूरा नहीं हो पाया दोस्तों, मैचिंग नहीं हो पाया, तो उस डायमंड रैंक होते हुए भी 20,000 रुपए का भी चेक बनना मुश्किल हो जाता है। और 20,000 की चेक बनाने के लिए 10,000 की परचेजिंग करना पड़ता है। यस या नो? और दोस्त आज आप देखिए अपने यूटेक सिस्टम में इतनी इंडिया के इतनी पावरफुल इतनी शानदार बिजनेस कॉन्सेप्ट में बिजनेस प्लेटफॉर्म के अंदर, बताइए किसी डायमंड लीडर्स को 10,000 की परचेजिंग प्रति महीना करना हो तो, बताइए किसी हमारे डायमंड लीडर को किसी कैपिंग मैचिंग करना हो, लेफ्ट राइट का मैचिंग करना हो तो। यही तो है इस ताकत इस बिजनेस प्लेटफॉर्म की, कब समझेंगे हम और आप? आज साथियों सम्मानित सर ने कंपनी की यूनिक सेलिंग पॉइंट देखा, उस पे काम किया। आज भी मुझे वह दिन याद है जब सर ने बिजनेस शुरुआत ही किया था, उसके अगले 2 ही 3 दिन बाद सिस्टम में तो एक्टिव थे, पर बेचारे बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती थे। सर के साथ 2-3 लीडर ने बिजनेस शुरुआत भी कर लिया। सर का मेरे पास मैसेज और फोन आया कि गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, 2-3 दिन में मैं इधर चकाचक हो जाऊंगा। लेकिन सर अभी मेरे साथ 2-3 लोगों ने बिजनेस शुरुआत कर लिया है, और कभी डॉक्टर आते हैं कभी कुछ, मैं उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? तो चूंकि मेरा टीम बहुत छोटा था, मेरा भी ब्रोंज सिल्वर रैंक था उन दिनों, मैंने बोला सर कोई टेंशन ना लीजिए, आज बुरे दिन है, ऐसा दिन हमेशा थोड़ी रहेगा, भेजिए नंबर मैं बात करता हूँ। तो सर के 2-3 लीडर को हमने गाइड किया। फिर सर वापस आए, सर कम बैक किए। फिर धुआंधार ट्रेनिंग में आना, मीटिंग में आना, टीम को लाना, कॉलिंग करना, फॉलोअप करना, और ये सब मामला चल ही रहा था जब सर का प्लेटिनम रैंक हुआ और डायमंड रैंक होने ही वाला था दोस्तों। बीच में सर के पिताजी इस दुनिया से चले गए। ऐसा हो जाए तो वो 12 से 13 दिन, 15 दिन कैसा माहौल रहता, आप विजुलाइज करिए एक बार के लिए। फिर ये सब हुआ ही, उसके कुछ ही दिन बाद सर की शादी भी प्लानिंग हो गया। जान इस रुकावटें आई, बीच में चैलेंजेस आया, सर ने सारी चैलेंजेस को झेल झाल करके और आज अपने आप को डायमंड रैंक पे लाके खड़ा कर दिया है दोस्तों। हम में से ज्यादातर लीडर होते हैं जो पड़ोसी के दोस्त की यारी की शादी होती है, उस शादी में 2-2, 3-3, 6-6 महीना पड़े रहते हैं। सोचिए दोस्त कि हमारे दोस्त की शादी है, 6 महीना छुट्टी मना रहे हैं, यूटेक बिजनेस पे उनका ध्यान ही नहीं है, और कहते हैं साहब 6 महीना हो गया हम डायमंड नहीं बन पा रहे हैं, 6 महीना हो गया हमारा रैंक प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। अरे रैंक प्रमोशन होने के लिए जो एफर्ट चाहिए, जो प्लानिंग चाहिए, जो स्ट्रेटेजी चाहिए, जो टाइम चाहिए, वो आप दे भी रहे हैं कि नहीं? ये तय करेगा कि अगले 6 महीना में आपका रैंक क्या होगा। सामान्य सर की खुद की शादी, कल सर को बारात जाना, रात सर प्लान मीटिंग में होस्टिंग कर रहे हैं, तो डायमंड ये नहीं तो कौन बनेगा साहब? आज हमारे यहाँ दादी के यहाँ खुद का आज राखी है दोपहर में, अभी हम लोग 9-10 बजे जाएंगे राखी के लिए। आज भी मैं इधर होस्टिंग के लिए आपके साथ तैयार खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड हमने बचपन से ही सेक्रीफाइस किया है। विराट कोहली के पिताजी का देहांत हो गया,
और कोई मैच था जो उनको खेलने जाना था, अगर वो नहीं पहुंचते तो वो शायद वो मैच को हार जाते। और आज वो इंडिया क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बना। और आज सचिन तेंदुलकर के बाद कोई अगर नाम लिया जाता है तो वो विराट कोहली का लिया जाता है, सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड में। तो सर थोड़ी सेक्रीफाइस तो चाहिए होता है। या तो हम बहाना मार के घर में बैठ जाएं, या थोड़ी सेक्रीफाइस करके अपने आप को प्रूव करें, अपने आप को साबित करें। एज ऑलवेज। तो दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे डायमंड की पूरी कहानी। कैसे बने सर, जीरो से, बिल्कुल जीरो से डायमंड तक का सर का सफर कैसा रहा है, और आज सर को डायमंड रैंक अचीव करके कैसा फीलिंग आ रहा है, और हम सभी साथियों को क्या कहना चाहेंगे। सर की जुबानी जानेंगे, सर की पूरी कहानी। आज का सर की कहानी से हम लोग सीखेंगे कि हम सबको क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, एक सक्सेसफुल इंसान की कहानी ही बताती है कि उन्होंने अपने जिंदगी में त्याग और परिश्रम और क्या क्या झेला है। उनकी कहानी एक मोटिवेशन कहानी बन जाती है, उनकी कहानी से कई लोग प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज ऐसे जबरदस्त सर के बारे में हम सबको इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिलने वाला है। मैं बड़े ही मान, बड़े सम्मान के साथ बरेली के पहले डायमंड डायरेक्टर सर को इनवाइट करना चाहूंगा, और सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आते ही आज की सुबह की गुड मॉर्निंग इनकम जरूर दिखाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। अगली आवाज सर आपकी, कैरी ऑन सर। बहुत बहुत सर मोस्ट बधाइयाँ, बहुत बहुत वेलकम। आप में से बधाइयाँ सभी डायमंड लीडर सर चाहे को। तो चैट बॉक्स में भी खूब बधाई दे सकते हैं, सर को खूब सेलिब्रेट कर सकते हैं। चैट बॉक्स भी ओपन है अगले 5-7 मिनट के लिए। फिर हम लोग सम्मानित सीताराम सर को सुनेंगे, सर का गुड मॉर्निंग इनकम जानेंगे, सर की कहानी के बारे जानेंगे। सर ने कैसे इस बिजनेस को शुरुआत किया, क्या देखा, आखिर क्यों इस बिजनेस में आए थे, और क्या देख करके आए थे, क्या सपना लेकर के आए थे, और कैसे सर ने अपने टीम के साथ प्लानिंग किया, इतना बड़ा रैंक कैसे निकाला। इन सभी सवालों के जवाब अभी हम सबको मिलने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है सम्मानित सर। आइए सर। मोस्ट वेलकम सम्मानीय सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर आपका। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। और सच में मुझे नहीं पता मैं इसके लायक हुई नहीं, और मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा जो प्यार, जो सपोर्ट, जो सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है, आने वाले समय में ये इससे 4 गुना, इससे 4 गुना प्यार, सम्मान, इनकम लेवल ऊपर वाला आपको दिलाए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका। और साथियों, मैं सीताराम राठौर, बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ, और आज आपके बीच में ये सर ने बता ही दिया है। और साथियों, अभी सर ने जो जो बातें बताई हैं वो उतनी ही यथार्थ और सच्ची हैं जितना कि हमारे लिए ईश्वर है। सच में साथियों, आज उस सर ने जो बताया सेक्रीफाइस के लिए, जो आज मेरा रैंक हुआ, सर ने जो जो बातें मेरे बारे में बताई एक हकीकत में है। और सर जो मैंने सीखा है, जो मैंने एफर्ट करना है, फिर त्याग करना सीखा है, वो मैंने हमारे सम्मानीय अपलाइन सर से सीखा है कि सर इतना एफर्ट करते हैं, एनी हाउ सिचुएशन कुछ भी हो, सर हमेशा पंचुअल रहे। तो मैंने सीखा कि आप सर बन सकते हैं, सर इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर इतना बड़ा अचीवमेंट लिए हैं, तो उसके लिए साथियों हमें भी सेक्रीफाइस, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। और मैंने थोड़ा सा त्याग किया है, और थोड़े से त्याग करने की वजह से आज देखिए ले मेरा डायमंड है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, ये अचीवमेंट मेरा नहीं है, ये अचीवमेंट आप सबका है, हम सबका है, पूरी विनिंग टीम का है। और कल से मैं, परसों से मैं देख रहा हूँ कि मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, लेकिन हाँ इतना पता है कुछ ना कुछ अच्छा यूटेक कंपनी में हुआ है, एक विनिंग टीम में बहुत अच्छा कुछ हुआ है, और पूरे यूटेक में अच्छा हुआ। जो लोग इतना बधाई दे रहा है, इतना लोग खुश है, हर जगह पूरा सोशल मीडिया हर जगह मेरा ही पोस्ट दिख रहा है। हालांकि मैं अपना एक पोस्टर भी नहीं बनाया हूँ, तब भी इतना मेरा पोस्टर बन गया है जितना मैं उम्मीद भी नहीं किया था। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यूटेक कंपनी में अच्छा हुआ है। और ये सबसे श्रेय आपकी, हमारी पूरी एंटायर टीम और हमारे पूरे विनिंग टीम का सपोर्ट, और सम्मानीय हमारे अपलाइन का सपोर्ट है। और यहाँ पे जितने प्लेटिनम है सबका सपोर्ट रहा है, सारे गोल्ड सर का सपोर्ट रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है। और ये अचीवमेंट फिर से कहूंगा मेरा नहीं है, ये आप सबका है, हम सबका अचीवमेंट है, और विनिंग टीम का अचीवमेंट है। और विनिंग टीम साथियों, रियल में एक नाम ही ऐसा है जो आज एक इतिहास बना दिया। इस फरवरी के सबसे छोटे महीने में सबसे बड़े प्रमोशन को दिलाना छोटी बात नहीं है, ये सब विनिंग टीम में ही पॉसिबल है। रियल में फरवरी के सबसे छोटे महीने में सबसे बड़े प्रमोशन को, 3-3 प्रमोशन हुए हैं, ये विनिंग टीम में ही पॉसिबल है, और मुझे लगता नहीं कहीं और पॉसिबल है। और बड़े प्राउड फील हम लोग हैं जो हम लोग विनिंग टीम में काम कर रहे हैं। तो साथियों, आज मैं कुछ बातें जरूर बताऊंगा अपने बारे में। यूटेक के बारे में तो बहुत कम जानता हूं मैं अपने बारे में बताऊंगा। और कुछ लोग मेरे बारे में जानते तो कम, खाली पहचानते होंगे, क्योंकि आप मेरे बारे में उतना ही जानते हैं जितना मैंने आपको बता रखा है। लेकिन आज थोड़ा और डीपली जान लेंगे, हाँ सीताराम चीज क्या है, ये क्या नमूना है जो आज इतना सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, क्या वजह है लोग इतना नाम ले रहा है। हालांकि मैं उसके लायक बता रहा हूँ, पहली बार नहीं हूँ उसके लायक,
लेकिन आज मैं कैसे बना ये थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगा, मेरी क्या हिस्ट्री थी और इस इंडस्ट्री में मैंने आने का मेरा रीजन क्या था, क्या वजह था जो ये सीताराम बिल्कुल एक गुमनाम इंसान, एक नामचीन इंसान बन गया, एक मतलब एक ब्रांड आप लोगों ने बना दिया रियल में, जिसको इंसान कोई गांव देहात में कोई पूछता नहीं था और आज लोग को साफ पूरा हिंदुस्तान जानने लगा। ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए है। और मैं कैसे बना तो मैं जरूर बताऊंगा थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि साथियों जरूरी ये है, आज भले मेरे को आज पहली बार लोग सुन रहे होंगे या मेरा फोटो देख रहे हो, सर मैं स्मार्ट लग रहे हैं, सर का लेवल स्मार्ट है, लेकिन सर के फ्रंट को देखने से पहले एक बार आप बैक को देखेंगे ना, तब समझ में आएगा रियल में इंसान की हकीकत क्या है। क्योंकि कभी देखा है आपने आपके घर पर कोई तस्वीर, कोई भगवान की तस्वीर या कोई मूर्ति रखी हो अच्छी सामने, तो बड़ा स्मार्ट अच्छी साफ लगती है, बड़ी अच्छी लगती है तस्वीर, किसी की भी वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बार उसको उठा के देखना उसके पीछे बैक में कितना धूल, कितनी मिट्टी, कितने जाले लगे होंगे, तब समझ में आएगा नहीं तस्वीर को बनाने में कितना एफर्ट लगता है। वैसे ही आज जो आप मेरा फ्रेंड देख रहे हैं ना, थोड़ा जब मेरा बैक देखेंगे कि मैं कल क्या था, तब समझ में आएगा रियल में डायमंड बनना आसान भी नहीं है और आसान भी है, आसान भी नहीं है और आसान भी है। उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा साथियों आपको। साथियों आज धन्यवाद मैं उन लोगों को देना चाहूंगा, जब मैं शुरुआत इस बिजनेस को किया तो विजन बहुत छोटा था, शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन हाँ सपने बड़े थे कि हाँ कुछ बड़ा करना है। बड़े सारे हमारे साथ में लोग आए, बड़े सारे लोग आए और बड़े सारे लोग आगे चले गए, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बचे रहे। अब जो चले गए तो उनका तो मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्या है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो टिके रहे, जो लोग बचे रहे और जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिनको मैंने सपोर्ट किया, वो लोग आज कुछ ना कुछ रैंक पे हैं, कोई ब्रॉन्ज है, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, यहाँ तक कोई प्लेटिनम है। तो उसमें से मैं कुछ लोगों का जरूर नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे दिन रात सपोर्ट किया है। पहली बात तो हमारे विनिंग टीम के फाउंडर सब तो सब वही है, वो तो पूरा सर का तो पूरा मेन वही है। एक देखा जाए जो जो मेरी फिल्म बनी है ना, उस फिल्म के डायरेक्टर हमारे तो अपलाइन ही है। तो जो कोई फिल्म बनती है तो भले इस फिल्म का हीरो मैं हूँ, लेकिन उस फिल्म के पीछे ना बड़े सारे किरदार ऐसे होते हैं पर्दे के पीछे होते हैं, जैसे कि हमारे जितने प्लेटिनम सर हैं सब लोग ये सब सपोर्ट में हैं, हमारे टीम के हर एक पार्टनर। फिल्म बनने के साथ सिर्फ हीरो हीरोइन के अलावा बहुत सारे किरदार ऐसे होते पर्दे के पीछे रहते हैं, हालांकि सपोर्ट फिल्म को हिट कराने में उन लोगों का पूरा अहम रोल होता है। ऐसे ही आज आप मुझे देखना है, सीताराम को जानना है, इस फिल्म का भले हीरो मैं बन गया हूँ गलती से, लेकिन इस फिल्म के जो एक्टर लोग, जो किरदार हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, म्यूजिक वो सब लोग आप ही लोग तो हैं। आप लोगों ने फुल सपोर्ट किया है, तो फिल्म सिर्फ हीरो से हिट नहीं होती है, उसके डायरेक्टर, उसके राइटर, उसके सिंगर है ना, कहाँ पे कॉमेडी करना, वो सब आप लोग हैं। वो सब आप लोगों ने सपोर्ट बीच को सपोर्ट किया। उसमें बहुत सारे नाम नाम किस किस का लूँ, हमारे टीम के सम्मानी मोहम्मद फरोज सर ने बहुत सपोर्ट किया, प्लेटिनम सर हैं, सम्मानी ओम प्रकाश सर, जितेंद्र सैनी सर हमारे, सम्मान संतोष सर बीएफएफ से हैं, अरविंद शर्मा सर हैं, और अंसार हुसैन पीलीभीत से गोल्ड सर हैं, हरवीर सर गोल्ड फरुखाबाद से हैं, राजीव सर हैं हमारे, सर ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे पपेरे भाई हरीश राठौर सर हैं, हमारे सचरे भाई अनिल राठौर सर गोल्ड हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत एफर्ट लगा है। और बहुत सारे लीडर और भी हैं, अमित सर हमारे हैं, बहुत जल्दी गोल्ड बनने वाले हैं, और हमारे रमेश सर सिल्वर स्टार उड़ीसा से हैं। ऐसे बहुत लीडर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे आगरा से हैं अशोक सर, बहुत अच्छे लीडर हैं और सर बहुत सपोर्ट करते हैं। राम नरेश सर हमारे हैं, मोहन सर हैं गोल्ड हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे पुष्पेन सर हैं, छतरपुर टीम के एंटायर मतलब एक क्या कोच माना जाए, कोच हैं, और सर ने बहुत सपोर्ट किया हमारी टीम को, हमको आगे बढ़ाने के लिए। और मैं हर एक साथी का मैं धन्यवाद देना चाहूँ जिन्होंने एक भी आईडी लगाई हो, क्योंकि साथ ही आप ही लोगों ने जा जाके ठंडी में जा जाके लोगों से बात किया, लोगों को प्लान दिखाया, जो मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और ये अचीवमेंट आप सबका है, आप सबका प्यार है जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। साथियों अब थोड़ा बताऊं मैं अपने बारे में कि मेरा क्या हिस्ट्री था, मैं कैसे यहाँ पहुंचा, इस इंडस्ट्री में आने का वजह क्या है। मैं इतना कल से इतना बधाइयां मिल रहा है, मुझे इतना खुशी मिल रहा है, सोशल मीडिया पे इतना लोग बधाई दे रहा है, कॉल कर करके मैं इतने लोगों को कॉल रिसीव भी नहीं कर पाया हूँ, और बड़े सारे लोगों को तो मैसेज में सीन ही नहीं कर पाया हूँ, मतलब हद से ज्यादा, जितनी मैं उम्मीद की उससे ज्यादा मुझे आज इतना प्यार मिल गया है। तो खुशी के मारे मुझसे शब्द मेरे पास नहीं है, मैं आज निशब्द हो चुका हूँ, मैं स्पीच लेस हो चुका हूँ, मैं बोलूँ क्या, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो साथियों सॉरी मैं अगर मैं भूल गया हूँ। साथियों मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग को ये लग रहा होगा सीताराम सर आज डायमंड हैं, हो सकता है सर के सर भाग्यशाली हों, या फिर सर अच्छे खासे घर से हों, या फिर सर के घर वाले खूब सपोर्ट किए हों, सर बन गए होंगे। तो साथियों ऐसा कतई नहीं है। आप मैं बताऊं, मैं जिस फैमिली से हूं ना, मैं आज तो खैर ठीक ठाक है, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से इंडस्ट्री में आने से पहले, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आने से पहले मैं बताऊं अपने घर की हालत, हम 6 बहन भाई हैं, है ना। और हमारे
भाई सब बड़े हैं, मैं छोटे से बड़ा हूँ, चौथे नंबर पे आता हूँ, सिस्टर हमारी बड़ी हैं। हम इस हालात से, हम जिस गरीब घर से हैं, मैं यकीन मान रहा हूँ, जब हमारे पिताजी थे तो जब हमारा बंटवारा हुआ तो मात्र हमारे पिताजी को एक कमरा मिला, मात्र एक कमरे में। और हम समझ 4-6 बहन भाई हैं, मम्मी पापा 8 लोग हम हो गए। आप समझ सकते हैं एक कमरे में कमरे में कैसे रहते होंगे। जो घर था वो घर भी कुछ खास है नहीं, बस मिट्टी का छत बोलते, मिट्टी की छत, जो हर 6 महीने में उसको क्या लिपा करनी पड़ती मिट्टी से। उस घर में हम रहा करते थे 6 बहन भाई। और हमारा लोग का बिजनेस क्या था, मैं बताऊँ आपके लिए। बिजनेस बड़ा पॉपुलर था हमारा। बिजनेस क्या था हमारा, कमाई का साधन था, वो था सीजन। सीजन कैसे, धान काटने का, गेहूं काटने का। गेहूं के सीजन में हम गेहूं काटा करते लोगों के, हमारे नहीं, लोगों के, हमारे तो थे ही नहीं, हमारे महज 2 बीघे खेत थे। बाकी हम दूसरे के खेतों में जा करना पूरा घर, हम दूसरे गेहूं काटा करते थे। गेहूं सीजन में गेहूं और धान के सीजन में धान, ये हमारा सीजन था लोगों का, गेहूं काटना, धान काटना। इतने हम पॉपुलर गाँव में थे कि किसी को भी धान कटवाना हो, गेहूं कटवाना हो, तो पहले वो हमारे पास आता कि भाई हमारा गेहूं काटना है। तो हम कहे 2 दिन रुकना पड़ेगा, 4 दिन, बोले हाँ रुक जाएंगे। लोगों से बोलेंगे 8 दिन रुकना पड़ा, तो बोल दिया रुक जाएंगे 8 दिन, काटे को वहाँ पे, क्योंकि हम बड़ी ईमानदारी से काम करते थे। ये हमारा धंधा था, हमारा बिजनेस था कि गेहूं के सीजन में गेहूं काटते लोगों के, और धान के में धान इतना काटते थे। उसके बदले मिलते क्या थे हमें, गेहूं में सीजन में गेहूं मिलते थे, और धान के में धान इतने मिलते थे कि हम उसको बेच लिया करते थे, कुछ बेचे थे और कुछ अपने खाने के लिए। ये हमारा रोजगार था, हमारा पूरा फैमिली ये काम करता था। करना कुछ नहीं था, बस अपने स्कूल गए, स्कूल से दोपहर से आए, बस छुट्टी हो गई, आगे जाओ खेत पे जाओ अपना काम करो, इतना था बस। लेकिन मैं सोचा करता था यार, कभी कभी यार किस घर में, कभी कभी आप भी सोचते होगे कि किस घर में पैदा होगा यार, बताइए। यहाँ तो ना अच्छा से खाने को मिल रहा है, ना अच्छे से पहनने को मिलता है। मैं उन लोगों को देखता ना, जो लोग अच्छे से घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, है ना, तो मैं देखता यार, काश काश मैं भी उस घर में पैदा हुआ होता। और ये शायद आप भी कुछ लोग बोलते होंगे यार, काश, अब नहीं लेकिन बचपन में, कि यार काश उस घर में पैदा होते यार तो अच्छा होता। और मैं सोचता था हमेशा यार, कहाँ पैदा होगा यार, लेकिन पैदा होना अपने हाथ में तो है नहीं। कि यार बताइए, ना कोई अच्छे से खाने को मिल रहा है, ना पहनने को मिल रहा है, बताइए। हमेशा खेती में काम, हमेशा खेती में काम। मैं बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था मैं कि यार गलत गलत जगह पैदा हो गए। लेकिन मजबूरी थी, अब ऐसा नहीं मेरे घर वाले खुशी में कर रहे हैं, मेरे घर वाले की उतनी औकात थी ही नहीं। हम जो हालात से थे, तो उस टाइम बड़े हालात गंभीर थे हमारे। तो हमेशा सोचता था यार, काश उस घर में पैदा होते तो बहुत अच्छा हुआ होता। तो शादी सिलसिला चलता रहा भाई। और मैं बताऊं, जिस घर में मैं था, इसमें इतना परेशान था मैं कि जब बारिश के मौसम में मेरा जब होती बारिश, तो घर पूरा टपकता था, तो पूरी पूरी रात हम लोग जाके काटा करते थे। उस सिचुएशन में हम पैदा हुए हैं। पूरी पूरी रात, मतलब एक कमरे का मकान है और उसमें सब सो रहे हैं। गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ आधा बरसात का मौसम, तो बस यही करते, भगवान कब हमारा घर बनेगा, कब घर बनेगा। पूरी पूरी रात हम उस घर में टपकते हुए बैठा करते, मतलब नींद ही नहीं आती थी हमारी, सोने की जगह ही नहीं है, हर जगह टपक रहा है। कहीं भगवान रख रहे हैं, कहीं बाल्टी रख रहे हैं, पूरी रात पानी फेंक रहे हैं, ऐसा करते थे हम लोग। गर्मियों के टाइम पे साथियों, हम सोने के लिए अपने चाचा लोग के मकान लिंटर पे आया करते थे, तो वो कहते यार तुम्हारे पास औकात नहीं है तो क्यों आए हमारे पास में, अपने घर पे बनाओ ना, ऐसा बोलते थे, कमेंट करते थे हमारे लिए। तो हम सोचते थे कब हमारा घर बनेगा, कब पक्का घर बनेगा हमारा। सदियों, जिस घर में मैं था, इस घर में साधन की देखा जाए तो टीवी बोलते हैं ना, टीवी। यहाँ तक कि ऐसे मैं बचपन में क्या था, मैं शक्तिमान, एक नाटक आता शक्तिमान, उसका बड़ा शौकीन था मैं। तो दूसरों के घर में जाकर हम टीवी देखा करते थे। यहाँ तक कि लोग मना करते, भाई अपने घर जाओ, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, अपने टीवी ले लो, देख जा सौ का, तो लोग ऐसा बोलते थे। फिर भी हम बेशरम बन के आते थे देखने के लिए, क्योंकि हम शक्तिमान के नाटक के बहुत शौकीन थे। और शक्तिमान नाटक हमें संडे को आता था, बड़ा शौकीन था मैं। तो लोग उसमें नाटक, शक्ति मतलब टीवी देखने को मना करते थे। अब टीवी देखने में क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो मना करते। वो भी बड़ा मुश्किल दिखाते थे, हम भी धरती में बैठ करके, हम कहते भैया दिखा लो यार, आधे घंटे का नाटक आता है, नहीं दिखाएंगे, जाओ कि बड़ा बंद कर दी, बताओ क्या करोगे। उस सिचुएशन में हमारे घर पे कोई अच्छा सुविधा नहीं था, अच्छा घर नहीं था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा हालात क्या था, आज मैं क्या हूँ वो मत देखना, मेरा बैकग्राउंड क्या है। इतने ऐसे घर से था मैं सोचा था यार कहाँ पैदा होगा, बताइए, ऐसे घर में पैदा हुए हैं, यहाँ से अच्छे से खाने को मिल रहा है। यहाँ तक कि साथियों, आज बताऊँ, कपड़े हमारे एक साल में मात्र एक बार कपड़े बनते थे, वो भी होली के दिन। होली बनेंगे, होली पहनोगे कपड़े, बस, क्योंकि होली में सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। तो बस एक साल में कपड़े बनेंगे हमारे एक ही बार, होली में। और वो भी साफ कपड़े, एक बन तो गए, उन कपड़ों को कम से कम 5-6 साल हम चलाते थे, कैसे करके, तो कपड़े हम पहनते नहीं थे। क्यों, कपड़े बन गए, कपड़े होली पहने, तुरंत निकाल कर संदूक में रख दिए, और तब पहनेंगे जब कोई शादी होगी, कोई पार्टी, कहीं कोई शादी ब्याह होगा, तब पहनेंगे, वरना संदूक में रह के रहेंगे, निकालेंगे ही नहीं। उन कपड़ों को, एक जोड़ी कपड़ों को 5-6 साल हम चलाते थे, क्योंकि पहनते नहीं थे तो फटेंगे कहाँ से। ये हालात थी हमारी। साथियों, मेरे पिताजी हमेशा बात बोलते थे कि बेटा पढ़ लिख ले। मेरे बड़े भाई मुझसे, वो तो जिम्मेदारी घर पे आके पढ़ नहीं पाए, तो हमेशा मुझसे कहते बेटा तू पढ़ ले, पढ़ लेगा तो कुछ अच्छी काम जॉब लग जाएगी, तेरी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि तेरे बड़े भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और तू पढ़ लेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आई, मुझसे काम होता नहीं, मैं बड़ा आलसी टाइप का हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं पढ़ लूंगा तो कुछ अच्छा काम लग जाएगा, दिहाड़ी मजदूरी बच जाऊंगा। मेरे पापा कहते पिताजी बेटा कि पढ़ लेगा तो दिहाड़ी मजदूरी बच जाएगा तू, कि तेरे भैया जो करते हैं ना, हम करते हैं, यहाँ से बच जाएगा तू।
तो मेरे माइंड में ये बात आ कि मैं पढ़ लूंगा तो इनसे कुछ अलग हट जाऊंगा ना, वरना ये तो मेरी जिंदगी झंड कर देंगे खेती बाड़ी करा करा के। खेती बाड़ी में नफरत थी मुझे कि मैं यार बस स्कूल जाओ, स्कूल से आकर तुरंत खाना खा के कपड़े बदलो, तुरंत जाओ खेत पे, शाम तक खेत पे रहो। बताओ, शाम तक खेत पे रहो, फिर सुबह पढ़ के जाओ, फिर आगे फिर खेत पे जाओ। कुछ लोग हमारे साथ में थे, बोलो कोई मैच खेल रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, हम अपना सुबह खेती में काम करने जा रहे हैं। तो मैं बड़ा परेशान था अपने घर से। तो मेरे पिताजी बाल दो थे, बेटा पढ़ा लिखा कर ले, उससे अच्छा हो जाएगा तेरा। तो मेरा ध्यान पढ़ाई चला गया, मैंने कहा पढ़ लूंगा तो सही में कह रहा है। मैं पढ़ने के वजह भी क्या था, मुझे खेती बाड़ी काम करना नहीं पड़ेगा। ये सुबह स्कूल जाऊंगा, शाम तक आऊंगा तो काम करूंगा नहीं, बोले मेरा स्कूल का काम है, काम फिर जाऊंगा ही नहीं मैं। मतलब मैं थोड़ा बचता था काम से। स्कूल गया, स्कूल से आया, बाद में अगर खेत पे काम है तो बोल दूंगा मैं काम नहीं जाऊंगा, मेरा स्कूल का काम है, काम करूंगा मैं। इसलिए मैं काम से बचता था बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसे कर पढ़ाई मैंने किया, तो पढ़ाई में मेरा मन लग गया। मैंने कहा अब ठीक है, अपना खेती बाड़ी में काम नहीं करूंगा, भैया हमारे कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई करना है। और टाइम बचता भी था तो चुप्पे से बोल दिया मेरा स्कूल का काम है, काम करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं जाऊंगा। ऐसा करता था मैं। कभी छुट्टी मारता नहीं था, मुझे पता है छुट्टी मारूंगा तो खेत में काम करना पड़ेगा, तो स्कूल जाएंगे। इस तरह खादू करके मैंने पढ़ाई में पूरी, और मैं जो भी काम करता हूँ चाहे पढ़ाई हो चाहे करता, पूरी ईमानदारी से हूँ। मैंने पढ़ाई और ईमानदारी से मैंने किया। हाई स्कूल भी किया, इंटर भी किया। और इंटर करने के बाद होता क्या है, इंटर तो इंसान बड़ा नॉर्मली जाता है। इंटर करने के बाद जब बीए बीएससी एमकॉम आता है तो वहां पे क्या है, फ्यूचर की प्लानिंग। अब करना क्या है, तो एक टेंशन हो गई मुझे, अब करना क्या है। इंटर तो कर लिया, 18 साल उम्र भी कम तो होने वाली है। और हमारे पिताजी बोले बेटा पढ़ाई कर ली हो, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से काम चलेगा नहीं, कुछ काम धाम देख लो। मतलब ऐसे बोलने लगे, कुछ काम धाम देखो, पढ़ाई से निखर, पढ़ाई से कुछ होने वाला है नहीं। और मेरा अच्छा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है जो मेरे को जॉब लगवा ही देगा। तो मैंने कहा बात तो सही है। तो साथ ही मुझे कुछ लोगों ने बोला कि तुमने इंटर कर लिया है, आपकी लंबाई चौड़ाई भी अच्छी है, आप क्यों ना दौड़ लगाओ, फौज में भर्ती हो जाओ। तो मेरा फोकस वहां चला गया, मैंने सही कहना फौज में भर्ती होना सही रहेगा। बहुत सिंपल, खाली दौड़ लगा दो, काम हो जाएगा आपका। भाई घूस की बात, 4-5 लाख हमारे घर वाले कह रहा है, अगर तेरा नंबर आएगा तो तेरे हिस्से के जो होगा हम बेच के लगा देंगे, तेरा काम लगवा देंगे। साथ ही मैंने फिर दौड़ लगाना स्टार्ट किया, बहुत तैयारी किया। इंटर करने के बाद मैंने 3 जगह फॉर्म डाले, आर्मी में डाला, एसएससी में डाला, पुलिस में डाला, रेलवे में डाला। होता यही है कि हमारा पहले विजन क्लियर होता नहीं है, चलो फॉर्म डाल दे, किसी में तो आ ही जाएगा। और लास्ट में होता है किसी में नहीं आता है सच में। मैंने आर्मी में फॉर्म डाला, पुलिस में भी डाला, रेलवे में डाला और एसएससी में डाला, किसी में मेरा नंबर नहीं आया। मैं चलो फिर मैं टेंशन हो गया, करना क्या है। फिर मैं साथ ही वीए फाइनल का मैं छप कर ही रहा था। वीए फाइनल के बीच में, वीए मेरा फाइनल ही था, उसी दरमियान मुझे डायरेक्ट से इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। मुझे मुझे बताया गया कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में क्या है कि जॉब है, और खाली बैठे बैठे ऑफिस वाला काम है, 9-10 हज़ार महीने का मिल जाएगा। तो मैंने कहा इससे बढ़िया यार, अपना वहां जाएंगे, अपना खाना पीना ऑफिस का रहेगा, कोई टेंशन है नहीं। तो बढ़िया काम मिल गया यार, अब जो हम चाह रहे वो मिल गया। और पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए, जॉब के लिए, वो जॉब हमें मिल ही रही है। अब ऊपर से उन्होंने ये कह दिया कि तुम हम चाहो तो बैठे बैठे अपना पढ़ाई भी करते हैं ना। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि मेरा जॉब लग रहा है इलाहाबाद प्रयागराज में। पूरा मैंने बैग भरा, एक बैग में अपनी कापी किताब भर लिया, एक बैग में कपड़े, में चला कहाँ, इलाहाबाद प्रयागराज भला गया। वो भला मुझे बुलाया जॉब से था, लेकिन वो एक्चुअली में था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस था। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने समझाया, दिखाया मुझे, तो मेरे को समझ में कुछ आया, कुछ नहीं भी आया, क्योंकि वो जॉब था नहीं, वो था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लेकिन बुलाया जॉब करके ही था मुझे। कोई और नहीं थे, मेरी बहन के देवर लगते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। साथ ही जब मैं वहां गया तो मुझे वहां पे एक चीज समझाई गई कि अमीर को अमीर बनने के लिए बहुत रास्ते हो सकते हैं, अमीर को अमीर बनाने के लिए बहुत रास्ते हो हैं, हो भी है, मतलब हैं, हो सकते हैं। लेकिन गरीब को अमीर बनाने का एकमात्र रास्ता है, बहुत आसान, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि इसमें बहुत कम पैसा लगता है, कम समय लगता है, कम एजुकेशन लगता है, कम टैलेंट लगता है, हर चीज इसमें कम में काम हो जाता है, कोई इसमें कंडीशन नहीं है। लेकिन आप नौकरी लोगो तो कुछ ना कुछ में हाई फाई क्वालिटी होगी, एजुकेशन में होना चाहिए, है ना, हर चीज हाई फाई मांगता है। तो इतना अच्छे हम थे नहीं। तो मुझे समझ में आ गया, हाँ रियल बिजनेस हमारे लिए है, और यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में अपना इतिहास बना सकते हैं। वहां मैंने देखा लोगों को कि 18 साल 19 साल लोग बोल रहे हैं मेरा महीने का इनकम 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार। तो मैंने कहा ये तो यार जरा सी उम्र के मेरे बराबर के इतना कमा रहे हैं। तो बोले मात्र 10-11 महीने हुआ है इनको। तो मुझे लगा नहीं यार, ये रियल मेरे लिए बिजनेस है। जो मैं काम की किताब ले गया था वो मैंने सेट कर दिया, मेरा फोकस बिल्कुल वहां से हट गया। और दिमाग वो जो था कीड़ा नौकरी का, वो निकल गया मेरे, कि मैं जो अब डायरेक्ट सेलिंग इसी में काम करना है, इसी में क्या बनाना है। साथ ही उस इंडस्ट्री में मैंने पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया, पूरी मेहनत से मैंने काम किया। और लगातार लगातार मैंने 6 साल मैंने कंटिन्यू वहां मैंने काम किया। तो 6 साल काम मैंने बहुत मेहनत से किया था। लेकिन इंडस्ट्री बहुत बढ़िया थी, इंडस्ट्री में कोई कमी थी किसी में होती नहीं है। बस क्या होता है ना, कामयाब होने के दो चीज बहुत जरूरी है, एक प्लान, एक अच्छा अपलाइन। तो वहाँ प्लान तो खैर जो भी था ठीक ही था, लेकिन अच्छा अपलाइन नहीं था हमारा। प्लान और अपलाइन, प्लान बेस्ट है और अपलाइन बेस्ट है। अगर प्लान बेस्ट है, अपलाइन बेस्ट नहीं है, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वहाँ प्लान तो खैर ठीक था, लेकिन अपलाइन मेरा ठीक नहीं था, जिसकी वजह मैंने मेहनत तो बहुत किया, लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग
मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने लगातार 6 साल वहाँ एफर्ट किया, और 6 साल काम करने के बाद आपको पता है 6 साल बाद क्या लगा, लॉकडाउन लग गया। एक ऐसा कोरोना आया, और मैं तो कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ वो लॉकडाउन लग गया। खैर कुछ लोगों को तो बुरा लगता होगा कि लॉकडाउन में हमारी बर्बाद हो गई, अच्छा बोल रहे हैं। सच में मेरे लिए तो खैर अच्छा ही हुआ। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो वो इंडस्ट्री हम छोड़ते नहीं, छोड़ के हम घर नहीं आते, और घर नहीं आते तो हमें यूटेक मिलता नहीं। तो साथियों जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लॉकडाउन लगा। 6 साल के बाद मैंने वहाँ इतना एफर्ट करने के बाद एक चीज समझ में आई कि जहां से हम शुरुआत किए 6 साल पहले, आज लगता है वहीं पे आके हम खड़े हो गए हैं। यानी कि 6 साल के बाद इतना अच्छा रैंक लिया, इतना अच्छा टीम बनाया, और 6 साल के बाद वो सब जीरो हो गए। जैसा कि हमारे अपलाइन बता रहे थे अभी कि रैंक लेने के बाद अगर टीम क्रॉस कर गई, टीम टूट गई, तो क्या होगा, इनकम क्या है, जीरो बटा सन्नाटा। वही साथी मेरे साथ में हो गया। 6 साल करने के बाद 6 रुपए की भी इनकम मुझे आना बंद हो गई। एक दिमाग में टेंशन। और जब उस इंडस्ट्री में था ना, तो मैं बड़े सारे लोगों को फोन करता था, अपने रिश्तेदारों को, कि देखना मैं गाड़ी लेके आऊंगा, देखना मैं या तो मेरी हड्डी आएगी या फिर गड्डी आएगी। तो गड्डी तो गई नहीं, हाँ शरीर में हड्डी हड्डी बची थी हमारी। इतना मैंने मोटिवेट वहां पे करते थे कि भैया जब तो कल से गाड़ी लेकर घर जाओगे। तो मैं घर पे कहता मैं घर नहीं आऊंगा। घर वाले यहाँ कहते तुम आ रहे हैं, हम तुम्हें लेने आए, घर आ जाओ ना, बहुत मारेंगे। तो हमने कहा हम नहीं आएंगे, हम या तो गड्डी आएगी या फिर मेरी हड्डी आएगी। तो घर वाले कह रहे तुम्हें हड्डी तोड़ देंगे आगे, गड्डी तो बात की बात है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मैं फिलहाल आऊंगा नहीं। इतना कमिटमेंट कर लिया। 2 साल साथियों में घर छोड़, 2 साल तक मैं घर नहीं गया था। उस इंडस्ट्री से इतना प्यार लगाव हो गया। घर वालों को समझाते मोटिवेट करते, नहीं मैं बड़ा करूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और रिश्तेदार में लोगों से बोलता भाई आज तुम बोल रहे हैं ना, बोल लो, एक दिन मैं दिखाऊंगा तुम्हें करके, ऐसा करूंगा ना, फिर तुम मेरे बराबर खड़े लायक नहीं रहोगे। सब रिश्तेदार में फोन करे बोल दे गुस्से में कि देखना जब मैं आऊंगा तब देखना। और जब 6 साल बाद लौट के आया तो लोग मेरे को देख रहे, रियल में देख रहे थे कि हाँ यही वो हैं जो बोल रहे ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारी गड्डी कहाँ गई। मतलब लोग हंसी में आ रहे मेरी। साथी इतना मैं बदनाम हो गया कि किसी रिश्तेदारी में जाने लायक मैं था नहीं, किसी में रिश्तेदारी मुंह दिखाने के लायक नहीं था मैं। कहीं रिश्तेदारी में चले भी जाओ तो लोग बोलते भाई तू पहले वहां काम कर रहा है कानपुर में, क्या हुआ उसका, कंपनी भाग गई क्या। अरे वो तो हम पहले ही कह रहे भागने वाले, तुम बातें बताते ये है वो ऐसा वैसा, बहुत बड़ी बड़ी बातें मारते। इतना सब मैं दुखी हो गया साथी, मैं कहीं रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा था। बहुत धन्यवाद इस यूटेक बिजनेस का। अगर ये यूटेक मेरी लाइफ में ना होता तो पता नहीं आज मैं क्या होता। साथी मैं इतना दुखी परेशान हो गया, मैं सिर्फ घर पे रह गया, इतना मैं टेंशन में हो गया, इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि मेरा 6 रुपए की इनकम नहीं आ रही है। और घर वाले लोग कोई भी हो, आप पैसा दोगे तो आप अच्छे हो, पैसा नहीं दोगे तो आप बुरे बन जाओगे। अगर आप 4 भाई घर में हैं, 3 भाई कमा रहे हैं और आप नहीं कमा रहे हैं, तो आपकी इज्जत कम होगी, उन तीनों को ज्यादा होगी। और साथ ही मैंने 6 साल में थोड़ा बहुत जब कमाया तो ठीक था। 6 साल के बाद जब मैं घर पे आ गया तो लोगों को लग रहा है ये बिल्कुल बोझ है, हमेशा ताने मारते, बस हो गया तुम्हारा काम, तुमसे पहले कह रहा कुछ और काम कर लो, पढ़ाई कर लो, छोड़ दिया। अब बताओ वहां जाके तुमने ना इधर कह रहे उधर कह रहे, बड़ा उल्टा सीधा बोलने लगे मुझे। तो भी बड़ा टेंशन में, यहाँ तक कि इतना टेंशन हो गया मैं साथ ही बीमार तक पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। और इसी दरमियान अब बीमार आदमी का सहारा होता है वो होता है मोबाइल का। तभी मैं दिन रात अपना दवा चल रहा था मेरा, और बीमार ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा। डॉक्टर ने कहा था कि आपके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है, समथिंग 6 महीने से पहले ठीक होगा नहीं। और आपको इन्फेक्शन क्या है, खांसी वाला है, खांसी ज्यादा बोलोगे तो खांसी आएगी, आपको बोलना बिल्कुल नहीं है, और मुंह पे हमेशा कपड़ा बांध के रखना है। और अपना बस ज्यादा कहीं चलना फिरना भी नहीं है, क्योंकि जानते बीमार इतना मैं कमजोर हो गया था, मुझे चलने फिरने में चक्कर आ रहे थे। तो उसी दरमियान साथी मैं मोबाइल चलाता था हमेशा, मोबाइल सोचता कोई अच्छा काम मिल जाए, कोई अच्छा काम मिल जाए। साथियों मेरे ऊपर वाले ने सुनी, कहते हैं देर है अंधेर नहीं है, शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे हों उस इंडस्ट्री में मैंने किए थे। मैंने उस इंडस्ट्री में भले ही पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने नाम कमाया था, ईमानदारी से मैंने काम किया था। मैंने बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया, जिसकी वजह से लोग का मेरा एक अच्छी छवि बन गई, हाँ ये बंदा ईमानदार है, 6 साल में भले कुछ किया ना हो लेकिन नाम कमाया है। तो हो सकता है मेरे उस इंडस्ट्री में अच्छे कर्म रहे हों, जिसकी वजह साथियों एक दिन मैंने पोस्ट देखा तो वहां पे लिखा हुआ था 590 में बड़ा धमाका। मेरा दिमाग खुल गया, क्योंकि मैं तो ऐसी ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ मिले जो घर बैठे मैं कर सकूं। तो बाहर जाने की मेरी अब औकात नहीं है, चलने फिरने से मजबूर हूं, तो करना क्या पाऊंगा। तो साथ ही मैंने जब पोस्ट देखा तो वहां पे मुश्किल से बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला मुझे। मैंने कॉल किया और सीधे मैंने बोला सर आप देवेश शुक्ला बात कर रहे हैं सर। बोले बिल्कुल सर, कौन बोल रहे हैं, मैं सीताराम। बोले वाह सीताराम सर कैसे हैं। तो मुझे लगा सर मुझे पहले जानते होंगे शायद। तो सर जानते नहीं थे, लेकिन सर के जो बात करने का स्टाइल कुछ ऐसा ही होता है, सर जिससे पहली बार बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ सर पहले से जानते हैं, और सर पहली ही मुलाकात में इंसान को दिल में छा जाते हैं। तो मुझे जब सर ने बातें बता रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा। और बातें बातें में सर बड़ा मुस्कुराते बहुत ज्यादा है ना, हंस हंस के बात करते हैं।
तो लगता है कि अपना ही आदमी है। तो बड़े हंस के से बात कर रहे हैं, और सीताराम सर कैसे हैं, बढ़िया हैं। साथियों, बातों बातों में सर ने मुझे बताया कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था, सर भी उसी इंडस्ट्री के सताए हुए थे। यानी कि जहां मैंने काम किया, सर ने भी वहीं काम किया था। और जो हालात मेरी थी, वो हालात सर की थी। मुझे बड़ा खुशी, चलो कोई तो इंसान मेरा मिला जैसे मैं हूँ वैसे वो है। मतलब खुशी इस बात से हो गई कि चलो कोई तो इंसान मेरा हमदर्द मिल गया मुझे। जैसे मैं था वैसे वो थे। और सर ने बताया, सर आपने 6 साल काम किया, मैंने 5 साल काम किया है। जो हालात आपकी, वो हालात मेरी है। फिर आपस में बातें हुई। सर ने एक ही शब्द कहा, जो भी सर ने बताया था, कि देखो उस इंडस्ट्री हमने 5 साल 6 साल हमने काम किया, आज हम क्या हैं, जीरो हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर, जीरो हैं। लेकिन सर यूटैग इंडस्ट्री ज्वाइन करने का एक मैंने रीज़न ये है, इसमें अगर थोड़ा सा हम लोग मेहनत करें, एफर्ट करें, हालांकि एफर्ट हमने वहाँ भी किया, मेहनत भी किया। मैंने कहा बिल्कुल सर, हमने किया 6 साल तक। लेकिन टीम बनाया, लेवल लिया, लेकिन आज कुछ आ नहीं रहा है। वजह क्या है, हमारा टीम टूट गया, हम लोग जीरो हो गए, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम कुछ और था। मैंने कहा बिल्कुल सर। सर ने बोला, अगर ये सिस्टम पे हम काम कर लिए और यहाँ पे लेवल अचीव कर लिए, भले टीम टूट जाए, टीम में काम नहीं हो, तब भी कभी हमारी इनकम जीरो होने वाली है नहीं सर। बहुत बढ़िया मिल गया है। बस ये मेरे दिमाग घुस गया, बैठ गया, कि सर ने ये बोला कि एक बार लेवल अचीव कर लिया तो आपको इनकम आना ही आना है। ये मुझे बहुत बेस्ट लगा सर। बस इसी पॉइंट को लेकर मैंने काम कर दी। मैंने कंपनी क्या है नहीं है, सीएमडी कौन है क्या है नहीं है, वो सब सर मैं नहीं जानता। बस मैं सर आपको जानता हूँ। मैंने कहा सर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सर बोले, सपोर्ट मैं इतना करूंगा, आप मतलब जितना उम्मीद भी नहीं की होगी। मैंने कहा सर मुझे अपने आप पे तो कॉन्फिडेंस रहा नहीं, लेकिन हाँ मुझे भरोसा आप पे है कि अगर आप चाहोगे तो मुझे बहुत कुछ मेरा कर सकते हो। बस मैं आपका साथ छोड़ूंगा नहीं सर। मैं बस, मुझे बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तो सर ने बोला, सर कोई बात नहीं, मिलकर करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। सर ने एक लाइन बोली, सर मिलकर करेंगे सर, बहुत बड़ा करेंगे। तो मुझे लगा सर अब कुछ होने वाला है। जब सर ने ये शब्द बोला ना कि सर मिलकर करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, तो मुझे लगा, मैं समझ गया उस दिन की अब तो मेरा कुछ होने वाला है। अब जरूर कुछ होगा। अब तक मैं 6 साल में कुछ किया नहीं किया, लेकिन अब जिस इंसान बात कर रहा है ना, इनकी बातों में मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है। और रेल में सर जो बात करते हैं, बड़ी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। मैंने कहा सर अब कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ में होने वाला है। साथियों, मैंने तुरंत काम को स्टार्ट कर दिया। और यहाँ तक कि बताऊं साथियों, उस टाइम पे मैं जिस हालात में था ना, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी मेरी, मैं बीमार था, बता दिया मैंने। और यहाँ तक कि मेरे अकाउंट में सारे पैसे मेरे खर्च हो गए थे। मात्र मेरे अकाउंट में 320 रुपये था मात्र। मैंने सर को बोला, सर मेरे पास अब इतना ही है, बाकी 2 दिन का समय दो, मैं बाकी जो बचा 270 रुपये मैं आपको सेंड करूंगा, जरूर करूंगा सर। बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आईडी ग्रीन तो मैं तभी कराऊंगा। मैंने आईडी खुद लगा ली, और 320 मैंने सर को भेज दिए। बाकी बचे 270 रुपये मैंने 2 दिन बाद सर को भेजे। फिर मैंने कॉल किया, सर मेरा पैसा पूरा हो गया, मेरी आईडी ग्रीन कीजिए, अब मैं काम करूंगा सर। तो सर ने पूरा फिर आईडी ग्रीन किया। और सर ने बताया सर कैसे काम करना है। उसका एक ही तरीका है, वो है ट्रेनिंग मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग। लगातार सुबह शाम आपको ट्रेनिंग मीटिंग आना है। सर देखो, ये बिजनेस डिजिटल है, ऑनलाइन है, सीखना बहुत जरूरी है। जो हम पहले काम कर रहे हैं वो बिल्कुल कतई नहीं है, उससे बिल्कुल हटके है। सीखना बहुत जरूरी है। साथ ही मुझे समझ में आ गया। मैं तो वैसे ही हमेशा मोबाइल चलाता था सुबह शाम लगातार, भले ही मेरे हालात खराब थे, लेकिन मेरे ख्यालात खराब नहीं थे। मैंने कुछ बड़ा करना है, सर मेरे साथ में है, और डेली मैं अप्लायंस से बात करता। जब सर से बात करता मुझे मोटिवेशन मिलता। सर बोलते रहे, सर कोई बात नहीं सर, मिलकर करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे सर, बहुत मजा आएगा। सर ऐसा बोलते थे। तो मुझे बड़ी खुशी होती, हाँ कि चलो मेरे अपलाइन है और सपोर्ट करेंगे यार, इंसान की बातों में कॉन्फिडेंस लगता है। तो उसमें लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में आना स्टार्ट किया। अब सारी दुख परेशानी एक बात मेरे सामने ये आ गई कि मैं कोई फेसबुक चलाना, व्हाट्सअप चलाना, स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना मैं जानता नहीं था। बस हाँ, खाली अपना कॉमेडी, अपना टाइम पास के लिए मूवी देखना है ना, ये सब देखता था मैं। लेकिन स्टेटस क्या होता है, स्टोरी क्या होता है, रील्स क्या होता है, ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट में कुछ जानता नहीं था। सर बोले मीटिंग टेटिंग में आना लगा, सर आना है, आता रहा। फिर बोले सर आप आगे काम स्टार्ट करो। अब मैं बता था किसको, मैंने कि पहले लोगों को मैंने बता दिया है, वो लोग तो भरोसा करेंगे नहीं। अच्छा, 2 4 लोग को मैंने बताया, तो मेरे से बोल रहे हैं, भाई काम तो तुमने शुरुआत कर दी, तुम फिर भाई काम पड़ गए, तुम 6 साल वहां ऐसे की तैसे करा के आए, फिर से काम भी कर रहे हो। मतलब लोगों के शब्द इतने खतरनाक बोले थे ना, दिल को काट रहे थे। बोले यार तुम फिर से भाई काम में लग गए, बताओ यार तुम यार दलाली वाला काम करना छोड़ोगे नहीं। मतलब लोग ऐसा बोल रहा था। मैंने 500 रुपये में क्या दलाली मारूंगा, मैं बताऊँ आपको। बोले यार हमें नहीं करना, आप तो यही काम करते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमको भी डुबा दो ले जाके। कुछ लोगों ने बोला, अच्छा अच्छा प्लान आया है। बोले तुमने कितना कमा लिया। तो मैंने कहा मैं शुरुआत किया हूँ सर। तो बोले ठीक है, शुरुआत किए हो, आप पहले आप कर लो, पहले आप कमा लो, उसके बाद बताना क्या कितना कमा रहे हो। फिर मैं कुछ लोग और बताया। कुछ लोग बोले भाई कंपनी है, एप्लीकेशन तो ये है, कब भाग जाएगी पता नहीं चलेगा, गायब हो जाएगी एप्लीकेशन, कुछ दिन बाद देखना ये। कुछ लोग बोले कंपनी क्या साल की है, मैंने अभी साल तो हुआ नहीं फिलहाल, अभी कुछ महीने ही हुए हैं कंपनी को। तो बोले 2 4 साल होने दो कम से कम, फिर उसके बाद देख लेंगे।
मैंने कहा ठीक है भैया वेट करो, और क्या है ना। तो मतलब हर तरह से लोग मैं नकार रहे थे। अब रिश्तेदार में फोन कर नहीं पाता, कर सकता मैं तो रिश्तेदार को पहले ही बोल रखा था मैं ये करूंगा या वो करूंगा, और कुछ तो कर पाया नहीं था। तो रिश्तेदार तो मतलब मेरे घर वाले फोन पे कर रहे थे कि वो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मेरे घर वाले भी कहते कुछ नहीं कर रहा है, घर पे ही है वो। तो रिश्तेदारों को फोन करूंगा तो मेरे घर फोन करेंगे भाई कि ये बंदा बता रहा है ऐसे प्लान है, तो घर वाले और फिर उल्टा सीधा बोलेंगे। तो रिश्तेदारों को बताना मेरे मजबूरी बन गया था, बता नहीं पा रहा था। और फिर मैं अप्लायंस से बोला सर अब बताइए करना क्या, लोग मेरे साथ में कहाँ से आएंगे। तो सर ने बोला कोई बात नहीं सर, जो आपकी हालत मेरी, सर मतलब बड़ा सर समझते थे हमदर्द सर, क्या सामने वाले लोग समझते हैं हमारे प्लान सर। बोले यार सीताराम सर कोई बात नहीं यार, जो आपका हाल है वो मेरा भी तो हाल है। मैं भी तो घर के, मेरे भी सपोर्ट कहाँ करना है बताइए। मैं भी अनजान लोगों से कर रहा हूँ, आप भी फेसबुक से करो। और सच में सर अनजान घर के लोगों के भरोसे आप नहीं बिजनेस कामयाब नहीं हो पाएंगे। सर के चाहे सर के घर वाले हों चाहे मेरे हों, शुरुआत में सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर आपका। आप शुरुआत अभी किए हैं, आप सोचो कि मेरा घर वाले मेरे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब तक आपको अचीवमेंट नहीं होगा, लेवल नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे वो लोग। तो साथियों मैंने क्या किया, अपलाइन ने बोला सर कोई बात नहीं, जो तुम्हारा हाल है वो मेरा हाल है। मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या है अपने सोशल मीडिया से लोगों से, बाहर के लोगों से लेके आ रहा हूँ, आप भी वही से करो। साथियों मुझे समझ में आ गया। सर ने बोला कि काम करो, संडे को हमारे अप्लायंस सर हैं और बहुत शानदार ट्रेनिंग लेके आना सिस्टम की, उसकी सोशल मीडिया की पूरा सिखाएं कैसे काम करना है आपको, आप वो सीखिए और वहां से आप रिजल्ट आपको आएगा। तो कोई घर वालों ने तो मना कर दिया, रिश्तेदार भी, हाँ घर वाले ही बोलते थे। जब मैं लोगों से बात करता घर वाले कहते क्या दिन भर फोन में लगा रहता है, ये सर वो सर ऐसा कर रहा है वैसा करना, कुछ आ भी रहा है वैसे ही। घर वाले मतलब हम फोन फोन पे लगे हैं, बात चल रही है हमारी, घर वाले बोल रहा क्या दिन भर फोन पे लगा रहता है, कुछ आ भी रहा है वैसे ही। अब सामने वाला सुनना है फोन पे, हाँ बंदा घर वाले क्या बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा है यार मैं काम तो कर लेता, पैसे नहीं है बताओ। मतलब घर तैयार था काम करने के लिए, लेकिन घर वालों की आवाज सुन के बोला यार पैसे नहीं है बाद में कर लूंगा मैं। तो घर वाले कह रहे हैं क्या दिन भर फोन में खाली दिमाग खराब करता, कुछ आ भी रहा था जैसे, और कुछ आएगा उम्मीद है, इससे अच्छा कुछ काम कर ले, कहीं फैक्ट्री कंपनी में काम कर ले आके, इससे कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन साथ ही मुझे भरोसा मेरे अप्लाई पे था, सिस्टम पे था। घर वाले ने बतेरा बोला कि छोड़ दे अपना, कोई कंपनी मतलब कंपनी फैक्ट्री में काम कर ले, कुछ और काम कर ले, इससे कुछ होने वाला है नहीं, तूने 6 साल वहां गवा दिए, ऐसा वैसा। और गांव में लोग बोलते थे यार तो कुछ करते होते हो नहीं, गांव में किसी प्लान दिया तो वो कहते हैं यार ये फ्रॉड वाला काम तो करेंगे नहीं यार, तुम 6 साल पहले ही गवा के आए हो, हाँ तुम कुछ कर लो तब देखेंगे। तो मेरे पास सारे रास्ते बंद हो गए थे, एक ही रास्ता था, वो है सोशल मीडिया। क्योंकि वहां पे हम लोग क्या पहन रहे हैं क्या खा रहे हैं ये कोई मायने नहीं है, वहां प्लान लोग कंपनी का प्लान क्या है। सोशल मीडिया से मैंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोग मेरे साथ में आए, सोशल मीडिया से मेरे साथ में लोग आए। और आने के बाद और लोग तो आना स्टार्ट हो रहे हैं, लोग तो खूब आने लगे, बड़ी खुशी यार, लोग धक्का धक्का आईडी लग रही है। अब प्रॉब्लम क्या, लोग आईडी ग्रीन नहीं कर रहा है, ये मुसीबत आ गई। तो अब अपलाइन ने, मैंने कहा सर लोग आईडी लगा रहा है ग्रीन नहीं कर रहा है, तो बोला मीटिंग में सर आते हो। मैंने कहा सर मैं डेली मीटिंग में, आप देखते नहीं हो, मैं तो मीटिंग में आता हूँ और मैं आपको भेजता भी स्क्रीनशॉट। तो अपलाइन बोले हाँ मीटिंग में तो आप आते डेली जाते हो, लेकिन क्या लोगों को मीटिंग में लेके आते हो। तो मैंने कहा सर लोगों को तो मीटिंग में लेके नहीं आता हूँ। तो बोले सर वो आईडी ग्रीन कर नहीं रहे हैं और करेंगे भी नहीं। मैंने क्यों सर, बोले वो लोग मीटिंग जब तक नहीं आएंगे ऐड की नहीं करेंगे, आप उन लोगों को मीटिंग में लेके आइए, कॉल करके फोन कीजिए। मैंने कहा सर सुबह सुबह कॉल करें, फोन उठाएंगे मेरा। अरे बोले सर कोई बात नहीं, कोई तो उठाएंगे। फिर साथी डरते रहते, मैंने सुबह सुबह, और होता यही है आज हम लोग क्या करते हैं, फोन उठा लगाते क्यों नहीं है। जब सुबह सुबह का टाइम है, सो रहा होगा इंसान, क्या तो फोन उठाए ना उठाए, ये मेरे माइंड में भी था। लेकिन मैंने साथियों डरते रहते लोगों को, 2 लोगों को फोन लगाया, फिर अगले दिन 4 लोग को लगाया, फिर अगले दिन 6 लोग को लगाया, ऐसे करके डेली में कॉल करना स्टार्ट कर दिया। सब लोग कॉल कभी उठाते नहीं है, तुम्हारा क्या मेरा भी नहीं उठाते थे, किसी का नहीं उठाते, सब लोग नहीं उठाएंगे। लेकिन ऐसा भी ना कोई ना उठाए, कॉल उठाएंगे, और जो उठाएंगे वो लोग मीटिंग में भी आएंगे। जिसे नहीं बनना होगा वो ना मीटिंग में आएगा ना कॉल उठाएगा, जिसे बनना होगा, जिसके सपने होंगे, वो मीटिंग में भी आएंगे, फोन भी उठाएंगे। कुछ लोगों ने फोन उठाया। अब लाइन ने बोला सर सीताराम सर कोई बात नहीं है, कुछ लोग तो मिलेंगे हमारे जैसे, आपके जैसे सोच वाले, बड़े सपने वाले, और जिस दिन मिल गए ना तो उस दिन बनने में समय लगेगा नहीं हम लोगों के लिए। मैंने कहा बात तो सही है। और सर हमेशा की बात बोल, सर सीताराम सर कोई बात नहीं सर, मिलके करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो मैं कहता सोचता मन में यार, ना बड़ा हो रहा है ना मजा आ रहा है, बोलते हैं सर बहुत बड़ा करेंगे बहुत मजा आएगा। अभी तो 1 रुपए की इनकम नहीं आ रही है, सुबह से लेकर शाम तक लोगों से बात करते हैं, लोग यही बोलते हैं हाँ सर बताएंगे, हाँ देखेंगे, हाँ कर लेंगे, करते हैं नहीं। 200 रुपये एक आईडी, क्या 200 रुपये की इनकम भी नहीं आ रही हमको, और सर बोलते हैं बहुत बड़ा करेंगे बहुत मजा आएगा, ना बड़ा हो रहा है ना मजा आ रहा है। अपना एक बात बोल सीताराम सर, कोई बात नहीं है, आज जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, देखना इसका भले रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय इतना मिलेगा आप संभाल भी नहीं पाओगे। और सच में सच आज वो है। लेकिन शुरुआत में जो अपलाइन ने बोला वो 100% सच होता है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
कुछ लोगों को मैंने फिर कॉल करना स्टार्ट किया, लगातार कॉलिंग, लगातार टीम में कॉलिंग, लोग उठाए न उठाए मुझे फर्क नहीं है, बस मेरा जो काम ईमानदारी से मैं वो करता हूँ, आज भी करता हूँ, कल भी करता था और कल भी करूंगा। और कुछ लोग मीटिंग में आना स्टार्ट हुए और उसी में से कुछ लोग फिर काम करना स्टार्ट हुए। और जब स्टार्ट हुए साथियों, मेरा थोड़ा काम चल नहीं पा रहा था, लेकिन जो लोग मेरे साथ में आए मैंने उनको बढ़िया से गाइड करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे टीम में मेरे से पहले ब्रॉन्ज बन गए, मेरे से पहले ब्रॉन्ज। मैंने अपने डायरेक्ट में 3 लोग को अपने से पहले ब्रॉन्ज बना दिया, जिसकी वजह से मेरा लेवल हो गया सिल्वर कंप्लीट। सिल्वर मेरा 75 आईडी हो गया, लेकिन मेरा ब्रॉन्ज में 15 आईडी नहीं हो पाया था। मैं बड़ा खुश था कि अब तो मैं सिल्वर बन गया, सुबह को रॉयल्टी आएगा। और जब हम सुबह देखे और वहां पे हमने क्लिक किया, वहां लेके आया नो डाटा, बोला अरे रॉयल्टी तो आया नहीं। फिर मैंने अपलाइन के पास कर, सर मेरा रैंक सिल्वर तो हो गया, 100% दिख रहा है, इसमें रॉयल्टी नहीं आ रहा है। सर ने बोला प्रोफाइल पे जाकर चेक करो क्या लिख रहा है, तो मैंने कहा वहां लिखा है नल, NUL, का मतलब क्या, नल बेटा, जीरो सन्नाटा। तो बोले अभी आपका लेवल कुछ हुआ ही नहीं है, पहले आप ब्रॉन्ज निकालो, 2 आईडी कम रह गया आपके ब्रॉन्ज में। फिर साथ ही मैंने पूरा दिन लोगों से मेहनत किया, काम किया बड़ी मुश्किल से, 1 आईडी ग्रीन हो पाया, 1 आईडी रह गया। फिर मैंने दिमाग लगाया, मेरा खुद का छोटा भाई है, उसका पैन कार्ड भी है, क्यों ना इसकी आईडी लगा दूं। फिर मैंने अपने छोटे भाई की आईडी लगाया। आज वो मेरा छोटा भाई प्लेटिनम है, भाई एस कुमार। तो साथ ही उसकी वजह से मैं इस कंपनी में, जब मैंने 15वीं आईडी ग्रीन किया तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस कंपनी जो मेरा रैंक हो गया वो हो गया सिल्वर। यानी कि इस कंपनी में ब्रॉन्ज क्या होता है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं ब्रॉन्ज आज तक कंपनी बना ही नहीं। मैं डायरेक्टली बना कंपनी में सिल्वर, और इस टाइम पे सर की टीम में पहला इंसान मैं था जो डायरेक्टली बना सिल्वर, वो भी 6 महीने लगा, 6 महीने लगा मुझे 15 आईडी ग्रीन करने में। 5 सितंबर की मेरी ज्वाइनिंग थी, और इसी फरवरी, ये फरवरी का महीना मेरे लिए बहुत लकी है। इस फरवरी के महीने मेरा पहला प्रमोशन हुआ था, वो भी था डायरेक्ट सिल्वर का। फिर साथ ही जब प्रमोशन हो गया, फिर मैं रुका नहीं, डेली अप्लायंस से बात करना, डेली कॉलिंग, डेली प्लानिंग, डेली मीटिंग, आता रहा आता रहा। नेक्स्ट 6 महीने में गोल्ड बन गया, नेक्स्ट 6 महीने गोल्ड बन गया। जो मेरे साथ में आए उन लोगों को मैंने ब्रॉन्ज बनाया, मैं सिल्वर। और जो मेरे साथ में आए फिर मैं उनको सिल्वर निकाला, नेक्स्ट 6 महीने में गोल्ड बन गया मैं। और फिर जो मेरे साथ में लोग आए, मैं गोल्ड बना, उनको मैंने प्लानिंग दिया, नेक्स्ट 6 महीने आगे मैं बन गया प्लेटिनम, उन लोगों को मैंने गोल्ड बना दिया। यानी कि ये फरवरी का ही महीना था, पिछला पिछला फरवरी का महीना, 2023 का महीना था। इसी फरवरी के महीने में जो मेरा रैंक हुआ था, प्लेटिनम हुआ था। और मैंने कमिटमेंट कर लिया, इस फरवरी से 1 साल के अंदर डायमंड निकालना है। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, मेरा टीम का सपोर्ट रहा, मेरे अपलाइन का बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, पूरी विनिंग टीम का सपोर्ट रहा, जो लौट के 1 साल जब आई इस फरवरी के महीने में, सबसे छोटे महीने में इतना बड़ा प्रमोशन, आज डायमंड बना हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट है। यानी कि इस फरवरी के महीने में, ये फरवरी मेरे लिए बहुत लकी महीना है, क्योंकि मेरा पहला प्रमोशन इसी महीने में हुआ था। और फिर प्लेटिनम प्रमोशन, बहुत बड़ा प्रमोशन होता है, वो भी इसी महीने में हुआ था। और आज फिर एक इतिहास बना है, डायमंड का प्रमोशन भी इसी फरवरी के महीने में हुआ था। साथ ही ये मेरा सफर रहा, इस सफर में दरमियान बहुत लोग आए, ऐसा नहीं है कि चैलेंजर नहीं आए। बहुत आसान, मैंने बता दिया, इतना आसान नहीं है। चैलेंजेस आए, चुनौतियां आई, ऐसा नहीं है। कई बार तो कुछ लोग ऐसे आए, थोड़ा कंपनी में क्या विड्रॉल रुक गया, तो लोग बोले अरे यार तुम्हारा कंपनी यही ड्रामा होता है, छोड़ के चले गए। कुछ लोग ब्रॉन्ज बन के छोड़ के चले गए, बजाय 2-4 दिन का विड्रॉल रुक गया, भाग गए, कोई बात नहीं भैया। कुछ लोग का क्या, एक इंसान का एडमिन ही फंस गया तो वो गाली बकने लगा, साला तेरी कंपनी खराब है, एडमिन ही फंस गया, कंपनी चोर है, मतलब कंपनी चोर बोलने लगा। मैंने कहा भैया कंपनी चोर नहीं, कंपनी बड़ी ईमानदार है। हाँ थोड़ा देर लग सकता है, एडमिन क्या फंस गया, लोग छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं भाई। कुछ लोग को आए, किसी का आईडी ग्रीन करने में थोड़ा टाइम लग गया तो भाग गया, यार तुम्हारी कंपनी है वो है, ऐसा होता है, ऐसा गूगल पे फोन नहीं होता है, रिचार्ज करते हैं पैसा फंस जाता है, मतलब कंप्लेन है। ये देखो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हम डिजिटल काम कर रहे हैं, परेशानियां, चुनौतियां, कंप्लेनें आएंगी, और जो इससे फेस करेगा भाई तो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे संग परेशानी नहीं आई, ऐसा नहीं है कि कंप्लेन मेरा ही नहीं आया, मेरी टीम में नहीं आया, लेकिन आया, लगातार आया। लेकिन हमारा विजन बड़ा था, अप्लाई बोल सर कोई बात नहीं, कंप्लेने हैं, आज है कल नहीं होगी, लेकिन हम टिके रहे। कुछ लोग आए भाग गए, आज वो कुछ नहीं है। परेशानियां आएंगी, विड्रॉल का भी रुक जाएगा, कभी एडमिन ही फंस जाएगा, कभी आईडी की थोड़ा लेट हो जाएगा, कभी रिचार्ज फंस जाएगा, तो लोग क्या छोड़ के चला जाता है। साथियों, मेरा ध्यान, मेरा फोकस कंप्लेन में बिल्कुल था ही ना, कल था ना आज है, मेरा फोकस था आगे के लिए। अरे जो आ रहा है वो तो, अब देखो जब कहीं आप अच्छा काम करो तो रास्ते में चुनौतियां, परेशानियां आती हैं। जब आप बाइक चलाते हो तो रास्ते में जगह जगह गड्ढे, ब्रेकर आते हैं, वो आना ही है, जरूरी है, वो हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं वो ब्रेकर। तो लोग क्या उसको देखता नहीं, यार ब्रेकर है, रास्ते में गड्ढे हैं, ये हमारे रुकावट जरूरी आएंगे, और नहीं आएंगे तो आपको एहसास भी नहीं होगा। और ये परेशानी आना भी है, बिना थके तो भूख लगने, बिना थके नींद भी नहीं आएगी आपको, जब तक भूख लगेगी तो खाने का मजा भी नहीं आएगा।
साथियों तो परेशान ना हो कि आपको चुनौती आ रही है कि एड मनी फंस जाता है, कि बिल्डर रुक जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, झेलना पड़ेगा, हम झेले हैं। साथियों इतना मैंने संघर्ष किया, इतना मेहनत किया, मैंने इन चीजों में मैं 2 बात देखा है कि इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है, मोटा मोटी समझ लो, इस बिजनेस में अगर कामयाब आपको होना है तो आपको पहला तो क्या है, अपने अपलायन को भी भूलना मत। पहला, अपने अपलायन से कभी रिलेशन खराब मत करना। अपलायन आपके लाइफ में बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, खासकर कामयाब होने के लिए। और मैं तो कहता हूँ इस यूटेक बिजनेस में कामयाब होने के लिए अगर आपके पास अपलायन है और अपलायन का साथ है तो बनने में आपको समय लगेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर अपलायन से आपका रिलेशन अच्छा है, आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो इसमें क्या है, मेरे अपलायन का सपोर्ट रहा, अपलायन से रिलेशन मेरा बहुत बढ़िया रहा जो आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और कुछ लोग क्या अपलायन से रिलेशन खराब कर लेते हैं, अपलायन थोड़ा डांट दे तो वो नाक मुंह फुला लेंगे, अपलायन से बात ही नहीं करेंगे, उनको पता नहीं नुकसान उन्हीं का तो हो रहा है। मैंने कभी मेरे अपलायन ने कुछ ही मुझे बोला हो, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, मैं कभी अपलायन की बात को बुरा मानता ही नहीं था। सर अरे कोई बात नहीं सर, अगर मारे भी कोई दिक्कत नहीं भाई, बनना है, हमारे अपलायन है, आज हमें लेके हमारे मार्गदर्शन है। अगर हमें एक पिता अगर बच्चों को मार रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो मार रहा है, वो उसको उसमें कुछ सिखाना चाह रहा है, वो डांट रहा है, उसका भला चाहता है। और आज हम लोग क्या अपलायन को बुरा मान जाते हैं, कोई बात कर दे तो नाक मुंह फुला लेंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। इस बिजनेस में अपलायन का रोल बहुत जरूरी है। मैं आपको सुनाऊंगा स्टोरी, ये स्टोरी बहुत कमाल की है, और ये स्टोरी उस समय की है, मैं आपको बताऊं महाभारत में युद्ध हो रहा था कर्ण और अर्जुन का, ध्यान सुनिएगा। महाभारत में युद्ध हो रहा था कर्ण और अर्जुन का। तो कर्ण अकेले थे और अर्जुन के साथ में थे भगवान श्री कृष्ण। अब दोनों का युद्ध हो रहा है। अब कर्ण ने तीर मारा अर्जुन के रथ में, ध्यान सुनिएगा, कर्ण ने तीर मारा अर्जुन के रथ में, तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे खिसक गया, अर्जुन के रथ। और कर्ण अकेले थे और अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण थे। तो जब कर्ण ने तीर मारा अर्जुन के रथ में, अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे खिसक गया। जब कर्ण ने तीर मारा अर्जुन के रथ में तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे खिसक गया। जब अर्जुन ने रथ में तीर मारा, जब अर्जुन ने तीर मारा कर्ण के रथ में, तो कर्ण का रथ हो गया 60 कदम पीछे खिसक गया। यानी कर्ण अकेले लड़ रहे हैं और अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण हैं। जब कर्ण तीर मारते हैं तो अर्जुन का रथ मात्र 3 कदम पीछे खिसकता है, लेकिन जब अर्जुन मारते हैं कर्ण के तीर में रथ, तो कर्ण का रथ 60 कदम पीछे खिसक गया। तो अर्जुन बोलते हैं बड़ा घमंड से, देखा भगवान कौन महान है? तो कृष्ण बोलते हैं हाँ बिल्कुल कर्ण महान है। तो बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं महाराज उसने जब हमारा तीर रथ मारा तो हमारा मात्र 3 कदम पीछे खिसका है, लेकिन जब मैंने मारा तो 60 कदम पीछे लगा, तो महान तो मैं हुआ ना। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, आज अगर आप जीत रहे हो ना, आप ध्यान से देखो, वो बंदा अकेला है, तब भी वो उसका 3 कदम पीछे खिसक गया और उसने खिसका दिया, और आपने मारा तो 60 कदम क्यों, उसके पुत्र अकेला है। और आपके रथ में मैं खुद भगवान तीनों लोगों को राजा, मैं आपके रथ में विराजमान हूँ, तब भी उस इंसान ने आपका रथ 3 कदम पीछे खिसका दिया। यानी कि अगर आज कर्ण के साथ में कर्ण का अपलायन, कर्ण का गुरु होता तो किसी अर्जुन में ताकत नहीं कर्ण को हरा दे। आज वो हार रहा है, उसका वजह यह है कि उसका गुरु, उसका अपलायन साथ में नहीं है, और आपके साथ में मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा अपलायन साथ में हूँ, इसमें तुम जीत रहे हो। तो साथियों इसका मतलब यह है, आज हमारे जीवन में हमारा अपलायन वो भगवान श्री कृष्ण की तरह होते हैं जो हमें आगे लेके जाते हैं। और मेरी लाइफ में तो मेरे अपलायन भगवान श्री कृष्ण की तरह सारथी बन के आए, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, हमेशा इंस्पायर करते रहे, जो आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। साथियों भगवान श्री कृष्ण कम नहीं, साथियों इतना अच्छा मुझे मोटिवेशन दिया। बीच को देखा ना आपने, अर्जुन कभी डिमोटिव होते तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण मोटिवेट करते। तो हमारे अपलायन से भाई हमें मोटिवेट करना, हमेशा गाइड करना, मैं सिखा के आज हमें यहाँ तक पहुंचा दिए हैं। तो पहला हमारे जीवन में अपलायन का बहुत रोल है। अपलायन को साथियों आप कहीं भूलना मत, और अपलायन से कभी रिलेशन खराब करना मत। दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको क्या है, ईमानदारी बहुत जरूरी। इस बिजनेस में आपको ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ईमानदारी है और जिम्मेदारी से आप काम कर रहे हैं ना, तो बनने में आपको समय लगेगा ना। ईमानदारी बहुत जरूरी है अपलायन से। अगर आप मीटिंग में आ रहे हैं तो ईमानदारी से आइए, ऐसा नहीं खाली फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आ गए, बस दिखाने के लिए अपलायन नहीं। ईमानदारी बहुत जरूरी है, अपलायन से अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और ईमानदारी अपलायन से हमेशा ईमानदार रहें, जिम्मेदार रहें। ऐसा नहीं अपलायन झूठ बोल रहे हैं मीटिंग में नहीं है, हाँ सर मीटिंग में थे, स्क्रीनशॉट भेज दिया निकल गया। जिम्मेदारी और ईमानदारी बहुत जरूरी है। और अपलायन से रिलेशन बनाए, ऐसा ऐसा नहीं बनाए साहब अपलायन से पैसा मांग, कुछ लोग तो अपलायन से पैसा मांग लगते हैं। अपलायन से रिलेशन आपका अच्छी बात है, लेकिन इतना भी रिलेशन ना हो कि अपलायन से आप पैसा मांगे नहीं। रिलेशन हमारा अच्छा है, लेकिन आज तक अपलायन से पैसे नहीं मांगे, हम कभी नहीं मांगना। क्यों मांगना भाई, पैसा आप भी कमाओ ना। कुछ लोग अपलायन से पैसा मांग लगते हैं, ऐसा नहीं करना। रिलेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन पैसों का रिलेशन नहीं होना चाहिए। और अपना क्या है, ईमानदारी से हम काम करें, फुल ईमानदारी। ये बिजनेस हमारा ईमानदारी का है और जिम्मेदारी का है। और मैं देखा हूँ जिस दिन से सीताराम जी मैंने स्टार्ट कर दिया है, उस दिन से मेरा बिजनेस बढ़ गया है, मेरा इनकम बढ़ गया है। शुरुआत मेरा प्लान बोल सीताराम सर मीटिंग में आओ, जूम पे आके बात करो,
तो मैं कहा सर मैं गोल्ड बनूंगा तब बात, मैं गोल्ड बनने के बाद ही बोलना स्टार्ट किया हूँ। पहले तो मुझे कुछ जानता ही नहीं था। हमारे अपलाइन के सीताराम सर देखो, सुनील सर आके बात करते हैं, देखो राकेश सर बात कर रहे हैं, नवीन सर बात कर रहे हैं, सब लोग जूम पे आके बात करते हैं, आप क्यों नहीं करते हो? तो मैं कहा सर मैं करूंगा करूंगा। लेकिन एक दिन मेरे ही टीम के लड़के ने बोला सर जी आपके देखो सुबह जूम पे हमारे सुनील सर बात करते हैं, सिखाते हैं, राकेश सर आते हैं, नवीन सर भी आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, सर कभी आप बात नहीं करते हैं। तो मेरा दिमाग खुल गया, मैं ये तो बहुत बात बोल रहा है। जो मेरा अपलाइन कहा करते थे कि मीटिंग में आओ मीटिंग में आओ, जूम पे बात ही नहीं करता हूँ मैं, तो बहुत गलत बात है। अपलाइन ने कहा सीताराम सर जब तक आप जिम्मेदारी से भागोगे आपका रैंक अचीवमेंट नहीं हो पाएगा, टीम में ग्रोथ नहीं होगी। और जिस दिन आप जूम पे बोलना स्टार्ट कर दिए, जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दिए ना, तो आप कब बनोगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। शादी फिर मैंने सोचा नहीं अब जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी दी नहीं ली जाती है। जिम्मेदारी से भागूंगा तो बहुत पीछे रह जाऊंगा। फिर साथ ही मैंने जिम्मेदारी लेना स्टार्ट किया पूरी टीम की। मैंने कहा पूरी टीम में कंप्लेन कुछ भी आएगा सॉल्व मैं करूंगा। जूम पे आके जो सर बोलेंगे सुबह मीटिंग में आना है बिल्कुल सर आऊंगा, शाम को आना है बिल्कुल सर बोलूंगा, जो बोलोगे बोलूंगा सर। बस रेडी हो गया समय, मैंने अपलाइन से बोला सर आप जो बोलोगे सर मैं वो करूंगा, सुबह शाम होस्टिंग जो बोलोगे वो करूंगा सर। इतना मैं ईमानदारी से काम करूंगा और सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। सर ने बोला सर आपको होस्टिंग करना है, बिल्कुल सर करना है। सर मैं लग गया। यानी कि साथियों मैंने एक ड्यूटी मान लिया था कि सुबह शाम शाम में ड्यूटी लग गया, मेरा ड्यूटी करना है, पूरी ईमानदारी से करना है। ड्यूटी एक तरह ड्यूटी है। और इस बिजनेस को शुरुआत में साहब आप ड्यूटी समझ के कर लो, 2 4 6 महीने साल भर ड्यूटी मान लो कि सुबह शाम शाम मेरी ड्यूटी लग गई, सुबह शाम मीटिंग में आने की। मैं समझ गया साहब मेरी ड्यूटी अप्लाई ने बोला ड्यूटी लग गई आपकी, और ड्यूटी का मुझे पैसा मिल रहा है सुबह शाम, जो सुबह उठता हूँ उसका पैसा मुझे आता है ड्यूटी का। सुबह शाम मीटिंग में आना, सुबह शाम ड्यूटी मेरी है, सुबह शाम होस्टिंग करना। साथियों इस दरमियान मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हुआ, लेकिन मैंने अपलायंस से बोला सर मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा दुखी घर वालों से हूँ, बाकी मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस होऊंगा। और 15 20 दिन बाद फिर पूरा वापस हो, फिर से मैंने फिर काम किया, लगा मेहनत किया। फिर शादी मेरी शादी आ गई। अब शादी मैंने अपलायंस से बोला, सिर्फ मैंने बोला किसी को नहीं, सिर्फ अपलायंस से बोला सर मैं ऐसी सी बात है। सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं आप, मैंने कहा सर कोई नहीं मैं फुल टाइम मीटिंग में रहूंगा, आप जब बोलोगे होस्टिंग करूंगा। और किसी को मैं एहसास भी नहीं होने दूंगा हाँ मेरी शादी है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम में बनना चाहता हूँ। अगर आज मैं ही बिजी रहूंगा तो मेरी टीम लोग क्या करेंगे? तो साथियों मैंने क्या लगातार सुबह शाम मैंने होस्टिंग किया। 19 20 21 19 की मेरी शादी थी और 18 तारीख को शाम में होस्टिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर मैं किसी को एहसास भी नहीं होने दूंगा हाँ मेरी शादी कब हुई, कब शादी हुई, कब बारात गई, पता ही लोग पता भी नहीं है। बस आने के बाद मैंने फोटो दिखा दी हाँ शादी मेरी हो चुकी है। मैंने पूरी ईमानदारी से मैं यूटेक मैंने काम किया, जिसका वजह है आज मेरा रैंक डायमंड है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, आज आप मेरे से काम करेंगे, तो साथ ही ये रैंक आने वाले समय में आपकी भी होने वाली है। चुनौतियां आएंगी, परेशानी आएंगी, बस यही कहना चाहूंगा कि मुसीबत हर इंसान पे आती है। बस यही है कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग आए थे, कुछ लोग के साथ जब मुसीबत आई ना, मुसीबत क्या भाई, रिचार्ज फंस जाना, एड मनी फंस जाना, विड्रॉल फंस जाना, तो वो बिखर गए, खत्म हो गया, बोलो आज सिस्टम में है ही नहीं। लेकिन परेशानी हम पे भी आई थी, हम लड़े, फेस किए। कब तक है, 2 दिन 4 दिन का तो है, कब तक है, लड़े और आज निखरे हैं। और ऐसे निखरे हैं आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के टॉप बन गए हैं। आज मेरा अपलाइन का सपोर्ट, पूरी विंग टीम का सपोर्ट, पूरी टीम का सपोर्ट मिला। अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला सिल्वर, डिस्ट्रिक्ट का पहला गोल्ड, पहला प्लेटिनम, और आप लोगों के सपोर्ट आज प्यार की वजह से आज आपका छोटा भाई अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला डायमंड बन पाया है। और ये अचीवमेंट मेरा नहीं है, ये अचीवमेंट आप सबका है। आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट ऐसे मिलता रहेगा तो मैं पूरा जान लगा दूंगा सर आपके लिए। और विनिंग टीम का जो नाम हम लोग बनाए हैं, ये विनिंग टीम का नाम है, वो नाम हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहा है और रहेगा भी। और इसके लिए हम सब लोग एफर्ट करेंगे ताकि हमारे अपलाइन ने जो एक मुहिम छड़ी है विनिंग कि हमेशा आगे रहने की, तो रेल में हम कहते हैं ना, हम नंबर 1 थे, नंबर 1 है और नंबर 1 हम सब चाहेंगे तो नंबर 1 ही रहेंगे। इसमें हम सबका सपोर्ट और मेहनत चाहिए और लगेगा। फुल एफर्ट करें, फुल ईमानदारी से काम करें, क्योंकि विनिंग टीम जो प्रमोशन होता है ना, किसी एक का नाम नहीं होता है, पूरी विनिंग टीम का नाम होता है। कहाँ से? ये विनिंग टीम से है, विनिंग टीम से है। तो हम सब विनिंग टीम में काम कर रहे हैं, तो हम सबका फर्ज बनता है पूरी ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी से काम करें, क्योंकि हमारे प्लान हमेशा पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। तो फर्ज हमारा ही बनता क्या है कि हम कोई पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से हम काम करें। बस अपने सपनों के लिए काम करेंगे ना, तो सबके सपने पूरे होने वाले हैं। बस अपने सपनों के लिए काम करें, जो हमारे साथ में लोग आ रहे हैं ना, बस उनके सपनों के लिए काम करना चालू कर दो, तो आपके सपने ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे मिला, इतना मान सम्मान मिला जिसके मैं कभी लायक नहीं था। आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्टली यही कहूंगा कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, और हवाओं ने बहुत कोशिश की,
हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग फिर भी आंधियों में जलते रहे, चिराग फिर भी आंधियों में जलते रहे। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। जय हिंद, जय यू टैग, बैक द होस्ट। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। तो दोस्तों अभी सम्मानित सर के माध्यम से हम सब लोगों ने एक कहानी सुना है। दोस्तों कर्ण और अर्जुन की बात बता रहे थे और उसमें सम्मानित सर, ये रॉयल्टी था। मैं दिखाना चाहता हूँ, रॉयल्टी भूल गया था सर। यस सर, यस सर। जी सर, बिल्कुल, इतना खुशी है सर, मैं भूल गया हूँ। ये मेरा पासबुक है, और सुबह सुबह का जो रॉयल्टी साथियों आया है, ये आप देख सकते हैं। आज पहले दिन का रॉयल्टी मुझे। कल सर की इनकम सुबह सुबह में कितना आया करती थी और आज कितना आ रही है, आप देखना साथियों क्या अंतर आ रहा है। ये देखिए, चार वाह हजार क्या बात, बहुत वाह जबरदस्त सर, जबरदस्त। जबरदस्त। 4,000 बहुत गुना इनकम हो गया सर, बहुत मजा आ गया बहुत सर। बधाई आपको पहली 10 डायमंड गुना से रॉयल्टी के भाई लिए। इनकम बढ़ गया। धन्यवाद सर जी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रैंक लेने से क्या, अगले रैंक के वाली 10 गुना मिलती है। और रियल में कल मेरी इनकम 400 प्लस थी, और आज मेरी इनकम 4,000 प्लस है। इसका मतलब ये लाइव एग्जाम्पल आपके पास में है कि 10 गुना इनकम साथियों बढ़ के आती है। और ये मेरी कल की इनकम 400 प्लस थी, और आज खुद देखो, आज के आपके सामने लाइव है 4,000 से प्लस। 10 गुना इनकम मेरा बढ़ गया है साथियों। और ये आने वाले समय में ये आपका भी होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर। देखिए साथियों रॉयल्टी इनकम, ये रैंक का कमाल है। अभी सर ने एक स्टोरी के बारे में बताया दोस्तों, वो अर्जुन और कर्ण की स्टोरी। इसमें क्या था दोस्त कि जब स्टोरी को मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कर्ण की तरफ से जब तीर अर्जुन की तरफ गया, तो ये सर ने बताया कि अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हो गया, खिसक गया। उसमें इतना तेज था, उतनी ताकत थी, इतनी स्पीड था उस बाण में कि वो रथ 3 कदम पीछे हो गया। अर्जुन ने जब तीर चलाया तो कर्ण वाला रथ कितने कदम सर ने बताया दोस्तों, सीताराम 60 सर? 60 60 सर। इतना कदम सर का पीछे हो गया। तो अर्जुन को ईगो आ गया। आज का लीडर को ईगो आ जाता है, साहब मैं तो गोल्ड बन गया ना, मैं तो प्लेटिनम बन गया, देखिए आई एम द प्लेटिनम बॉस, मैं तो बॉस बन गया हूँ। अच्छा, तो यही चीजें अर्जुन साहब को आ गया, ये इनको ईगो आ गया कि देखिए साहब, कृष्ण जी देखिए, मैंने बाण मारा, देखिए 60 कदम पीछे गया है, हमसे कोई ताकतवर और है कोई नहीं दुनिया में। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा अर्जुन के अंदर को ईगो आ गया, अहम आ गया है। उन्होंने अब क्या किया, अपने आप को भारहीन कर लिया, भारहीन कर लिया। और ऊपर पताका में हनुमान जी थे, उनको भी इन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए हट जाइए। तो जब अपने आप को भारहीन कर लिया, अब कर्ण का जब अगला बाण आया, तो ये इस इधर तो 60 ही हटे थे, इस बार ये 120 कदम पीछे हटे। उड़ गया होता रथी। तब अर्जुन ने सवाल पूछा कि ये क्या हुआ। तब अर्जुन ने उन्हें जवाब दिया कि बेटा ईगो में ना आइए, मैं सिर्फ आपका अहम ईगो तोड़ने के लिए अपने आप को भारहीन कर लिया, ताकि आप औकात में रहें। आप बलशाली हैं ठीक है, आप अच्छे लीडर हैं ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे अच्छा और कोई नहीं है। यस, तो इसलिए दोस्तों आपका रैंक कोई भी आ जाए, आप सिल्वर बन जाएं, गोल्ड बन जाएं, प्लेटिनम बन जाएं, और ऊपर के भी कोई भी रैंक क्यों ना आ जाए, ईगो ना लाइए साहब, ईगो ना लाइए। कोई शब्द ऐसे नहीं होना चाहिए आपके सोशल मीडिया पे जिससे सामने वाले को ईगोस्टिक शब्द जैसा लगे। मेरा पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करिए, कोई ईगोस्टिक शब्द मेरा कहीं इस्तेमाल नहीं होता, ना तो जूम में, ना ट्रेनिंग में, ना सोशल मीडिया पे। एक्चुअल लीडर बनिए, घमंडी लीडर नहीं, बॉस नहीं बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। यस, अभी सम्मानित सर ने दोस्तों अपलाइन के बारे में कितना अच्छा एग्जाम्पल सर ने दिया, कितने बेहतरीन तरीके से बताया। सर ने यह भी कहा कि किसी को ये तक हमने मालूम नहीं होने दिया कि हमारी शादी है, ताकि हमारे लीडर को ये ना लगे कि हमारे अपलाइन कंफर्ट जोन में है। सुबह शाम की प्रॉपर ट्रेनिंग में आना, अपने टीम के साथ प्रॉपर संबंध रखना। और दूसरा सर ने एक बात और कहा था क्या,
कि डायमंड तक के सफर में आज तक सर का पैसों का लेन देन नहीं है कि सर मुझे 5,000 उधार दे दीजिए, बाद में दे दूंगा। 100 रुपए का भी ऐसा नहीं है उधार कि अपलाइन सर मुझे 100 रुपया उधार दे दीजिए। आज तक की मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों। आज सर डायमंड रैंक पे। सर ने श्रेय भले दे दिया है अपने टीम को, अपने लीडर को, अपने अपलाइन को, लेकिन दोस्तों एक अच्छे लीडर की यही तो पहचान है कि मेहनत सब कुछ, पूरी जान लगाया सर ने। और आज देखिए सर पूरी बधाइयां दे रहे हैं अपने टीम को, अपने अपलाइन को, अपने ग्रुप को। लेकिन दोस्तों हकीकत में अगर देखा जाए तो सर की कितनी बड़ी एफर्ट रहा है। दोस्तों आज विड्रॉल पिछले 2-3 दिनों से नहीं हो पा रहा है। इशू बैंक साइड से है। क्या इशू था? कंपनी ये चाह रही थी कि जो भी लीडर विड्रॉल लगाए वो पैसा इंस्टेंट बैंक में क्रेडिट हो जाए। पहले पैसा इंस्टेंट होता था पर कंपनी का नाम नहीं आता था। कंपनी इस बार प्लानिंग ये कर रही थी कि उसमें बाकायदा यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के साथ में पैसा इंस्टेंट बैंक में जाए। ये विड्रॉल सोमवार को 1 घंटे के लिए चालू भी हुआ और उसमें ये देखा गया सक्सेस रेशियो कम था। कंपनी ने फिर पुनः इस पे वर्क स्टार्ट कर दिया है। समय लग रहा है दोस्तों। हम लोग जब बिजनेस शुरुआत किए थे, मुझे आज भी याद है जब हमारा प्लेटिनम रैंक निकलना था, पूरा 1 महीना लग गया था विड्रॉल का इशू में। कई लोग उसमें चले गए ये सोच करके कि कंपनी विड्रॉल होल्ड कर दिया है, अब कंपनी भागने वाली है। आज भी दोस्तों जो लोग गए थे वो भाग रहे हैं और कंपनी भी भाग रही है। और इतना भाग रहे दोस्तों क्या सबसे छोटे महीने में सबसे बड़े बड़े रैंक कंपनी में निकल रहा है। यस, तो कायरो की बात भागने वालों में से नहीं बल्कि एक वीर, एक महान पुरुष की तरह लड़ने वालों में से अपने आप को साबित करके दिखाइए सर। दूसरा, बेटाल का इशू है, ठीक है, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में ठीक हो जाएगा ना। अगर किसी का इमरजेंसी है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। किसी को जरूरत है कि अगर मैं गाड़ी में 500 रुपया मेरा टेक वॉलेट में पड़ा है, अगर ये मेरा पैसा नहीं आया तो आज का शाम का खाना नहीं आएगा, इतना किसी का इमरजेंसी है तो आप हमसे ले लीजिएगा, अपने अपलाइन से ले लीजिएगा, वॉलेट में पैसा डाल के फोन पे में ले लीजिएगा, गूगल पे में ले लीजिएगा। इमरजेंसी के लिए तो अपलाइन भी सपोर्ट के लिए तैयार है। और किसी के वॉलेट में 10-20-50 हजार 1 लाख पड़ा भी है और आपको भी इमरजेंसी है कि इसके बिना मेरा काम रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो आप कंपनी से भी बात कर सकते हो, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉपर कंपनी को मेल कर दीजिए, आपका कंपनी आपका काम करेगी। तो अगर कंपनी की नियत ही खराब होती तो ये ऑप्शन क्यों रहता हमारे पास? समझ रहे हैं ना सर? इसलिए विजनरी माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में बड़ा कामयाबी है। ये छोटे मोटे ये जो बैठक वाले जो होते हैं ना सर, इनकी थॉट प्रोसेस बड़ा घटिया किस्म का रहता है। वो कंपनी को परखते हैं। जैसे लोग बुखार चेक करता है ना ऊपर से, तो ऊपर से बुखार का टेस्ट मत करिए। ये बड़े विजन के साथ आया है आपका सिस्टम प्लेटफॉर्म। ये इधर 2-4-5 साल चलने के लिए नहीं आया है कि आके आजमा के देख लेते हैं। ये कैरियर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ 10-20-50 साल अपनी कैरियर बनाना है दोस्तों। उस विजन के साथ, उस बड़े माइंडसेट के साथ काम करना है। क्योंकि अभी सर ने एक बात कहा कि देखिए, डायरेक्ट लिंक इंडस्ट्री में कामयाब और सफल होने के लिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, वो है एक अच्छी कंपनी का होना। और उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छे अपलाइन का होना। अब यहाँ से दोनों चेक करिए, कंपनी तो बेस्ट है और अपलाइन आप सब है, आप लोगों को बेस्ट बनना है। आप किसी न किसी के अपलाइन है, आप खुद एक बेस्ट बन के दिखाइए, बस हो जाएगा कल्याण, काम आपका हो जाएगा। दोस्तों आइए गुड मॉर्निंग की इनकम देख लेते हैं कोहिनूर रैंक की। कोहिनूर रैंक पे आज देखिए सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग इनकम, आज की तारीख देखिए और आज की इनकम देखिए। वाह सर, क्या बात, वाह सर, वाह, जबरदस्त, ग्रेट, अमेजिंग, अमेजिंग इनकम वंडरफुल जी। इनकम। वंडरफुल, अब 19,000 प्लस। उन्नीस इतना तो हजार पूरे महीने सात में सौ नहीं आता। पैंतालीस रुपया अब कई लोगों को तो मैं देखता हूँ इतना छोटा दिल रहता है उनका, इतना छोटे माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आते हैं। क्या हमसे ज्यादा वैलेट में आपके पैसा है? नो सर। बस हैं? सर, दो भाई लाख आपके चौंतीस वैलेट में हजार 2,000 होगा, 4,000 होगा, 5,000 होगा, 1 लाख होगा। और इधर वैलेट में देखिए 2 दो लाख लाख 34,000। चौंतीस हजार प्लस। ठीक,
तो अपना विजन माइंडसेट बड़ा करिए सर। यस, बड़ी सोच के साथ आइए। ये छोटी सोच वाले अब धंधे में बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते। ये देखना सर, टीम साइज देखिएगा। वाह सर, जबरदस्त। बस नौ सर, लाख 9,42,594। 42,594। आज साढ़े अभी नौ लाख हमारी हो जाएंगे। सीएमडी सर से बात हो रहा था, गुरुदेव ने एक बात कहा कि बहुत ही जल्द अपना क्या है 2 मिलियन बेस भी प्लेटफॉर्म हो जाएगा, यानी 20 लाख पूरे होने वाले हैं प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे। अभी कुछ कम पड़ रहा है, और वो संख्या हम सबको इसे फरवरी महीने के अंदर पूरा कर देना है, ताकि अगले महीने हमारा गूगल प्ले स्टोर पे 2 मिलियन डाउनलोडर दिखाना चाहिए। आप में से कितने लीडर हैं सर जो ये रिकॉर्ड बनवाने के लिए तैयार है? वहां भी देखो क्या, जो आईटी सेक्टर के यस लोग यस होते हैं, सर। जो टेक्नोलॉजी हम को बहुत सब। तगड़े समझते हैं ना सर, वो ये सब चेक करते हैं। इसलिए दोस्त, हम सबको पूरी जान लगाना है इसी फरवरी महीने के अंदर। बचे हुए कितना दिन है? 14-15 दिन जो बचा हुआ है, पूरी ताकत झोंक देना है इधर 14-15 दिन में। वो काम करके दिखाना जो लोग पूरे साल में करता है। और मुझे भरोसा ही नहीं, 100% यकीन है आप सब पे और आप सबकी मेहनत पे दोस्तों। और ये होके रहेगा। इसी महीना हम सबको पूरा करके रखना है, पूरा करके फतेह करना है। आर यू रेडी कमांडो? यस सर, यस सर। यस यस सर। यस। तो दोस्तों, एक बड़ी कामयाबी के साथ, अब ये कामयाबी ही है, हम सबके ग्रुप की कामयाबी है, हम सबके यूटेक की कामयाबी है दोस्तों। आज एक बहुत बड़े रैंक के साथ डायमंड रैंक के सेलिब्रेशन हम सब लोग पूरे दिन सेलिब्रेट करेंगे खूब धूमधाम से। जिनको केक काटना है, सेलिब्रेशन करना है, मिठाइयाँ लाना है, डीजे बजाना है, गाना बजाना है, जो लोग कर सकते हैं, सक्षम है, वो जरूर करें। अपने दो दो चार 5-10 फ्रेंडों को बुला के करें, ताकि उनमें से 2-4 एक जो मुरझाए हुए, जिनमें जान नहीं बचा है, उसमें भी जान आ जाए। दोस्तों आप देखना, कई पेड़ होते हैं जो सूखने लगते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? पानी डाल देते हैं। यस, उसमें फिर पुनः यस। दोबारा जान आ जाती है। तो आप पानी डालने का काम करिए आज। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लीडर्स को। मैं देवेश शुक्ला, आज का ओवरऑल प्रोग्राम हमारा यहीं तक रहेगा। इजाजत दीजिए, शाम को बिजनेस प्लान मीटिंग लेकर के एक बार फिर पुनः हाजिर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय उटेग।